हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी का चैप्टर 2 फिर से कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में क्या हुआ था, मोबाइल ज़्यादा ओवर हीट हो गया था, इसलिए वो बंद हो गया मोबाइल अचानक से, पता नहीं चला। तो हम लोग यहाँ पे थे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में। हमने यहाँ पे अगर जैसे मैंने नोट से भी दिखाया था, अपने नोट्स के में जो भी बेसिक ओवरव्यू दिखाया था, तो उसमें बेसिकली क्या था कि डिफेंस ईगो मैकेनिज्म क्या है, एक वे ऑफ इज़ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। डिस्टॉर्टिंग रियलिटी मतलब रियलिटी को एक तरीके से चेंज करना। उसके बाद हमें रिप्रेशन की बात किया था। इसमें क्या है, टोटली डिसमिस कर देना, और इसमें प्रोजेक्शन में अपनी गलती दूसरों पर डालना। उसमें एक एग्जांपल था कि अ पर्सन हु हैज़ स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव टेंडेंसीज में सी अदर पीपल एज एक्टिंग इन एक्सेसिव एग्रेसिव। तो मतलब वो खुद पर्सन गुस्से वाला है, बट वो दूसरों को ऐसा कर रहा है कि वो नहीं, मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, वो दूसरा गुस्से वाला है, ऐसे करके टूवर्ड्स हिम और हिम। तो एक डिनाइल में क्या रहता है, पर्सन टोटली रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट रियलिटी को टोटली एक्सेप्ट करना, रिफ्यूज़ करना एक्सेप्ट करने से। जैसे कि समवन सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स में टुगेदर डिनाई हियर इलनेस। तो अगर कोई इलनेस से सफ़र कर रहा है बट कह रहा है कि नहीं, मैं इससे सफ़र नहीं कर रहा हूँ, टोटली रिफ्यूज़ कर देना रियलिटी को एक्सेप्ट करने में। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या था, अ पर्सन डिफेंड्स अगेंस्ट एंजाइटी बाय अडॉप्टिंग बिहेवियर अपोजिट टू हिज और हर ट्रू फीलिंग। तो जो ओरिजिनल बिहेवियर है या जो ओरिजिनल फीलिंग है, उसको उससे अपोजिट उसका अडॉप्ट कर लेना बिहेवियर को। उसमें क्या है, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल अर्जेस हु चैनल्स हिज और हर एनर्जी इनटू। तो यहाँ पे सेक्शुअल अर्जेस की बात है, यहाँ पे टोटली अपोजिट कर दिया है, रिलीजियस फर्वर। प्रेजेंट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या था, इन रेशनलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, अ पर्सन ट्राइज टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम्स रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल। जैसे कि अपनी गलती को सही प्रूव करना एक तरीके से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, when a student buy a set of new pens after doing poorly in examination, she or he may try to rationalize her or his behavior by asserting that इसमें क्या है कि अगर जैसे उसका पुअरली परफॉर्मेंस हो गया एग्जामिनेशन में, तो ऐसा कर रहा है या कर रही है कि अगर मैंने नया पेन लूँगा, जो आई विल डू मच बेटर विद दिस पेन। तो उसने कोई नया पेन बाय किया, नए सेट्स लिए स्टेशनरी के, और कह रही है और कह रहा है कि मैं इस पेन से ज़्यादा अच्छा करूँगा, ऐसा है। फिर इसमें ईच डिफेंस मैकेनिज्म इज़ अ वे ऑफ ईगो टू डील विद अनकंफर्टेबल फीलिंग प्रोड्यूस्ड बाय एंजाइटी। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या था कि जो भी अनकंफर्टेबल फीलिंग है जो एंजाइटी से प्रोड्यूस हुई है, उसको करके एक तरीके से ट्रीट करना है या फिर उससे डील करना। फ्रॉइड आइडिया अबाउट द रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म हैज़ बीन क्वेश्चन। तो इसमें जो भी रोल था इनका, उस पर क्वेश्चन किया गया। फॉर एग्जांपल हिज क्लेम दैट प्रोजेक्शन रिड्यूस एंजाइटी। तो ये कोई भी बहुत सारे स्टडीज़ में ये पाया नहीं गया कि जो प्रोजेक्शन है वो एंजाइटी को रिड्यूस करता है, तो उसके बारे में उनको क्वेश्चन किया गया था। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं नोट्स में दिखाऊँ, एक ओवरव्यू करके लेके चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। सबसे पहले क्या है, 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी हैं, ऑल्सो कॉल्ड साइकोसेक्सुअल। ये भी करके क्वेश्चन आ सकता है, साइकोसेक्सुअल करके। नेक्स्ट उसमें सबसे पहला क्या है, ओरल स्टेज, माउथ और प्राइमरी प्लेजर सकिंग सेंटर। एनल स्टेज क्या है, 2 से 3 ईयर्स, लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड ऑफ सोसाइटी, लर्न टू कंट्रोल बॉडीली फंक्शंस लाइक यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। एनल एरिया बिकम्स द फोकस ऑफ प्लेजर फीलिंग, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। फिर उसके बाद क्या आता है, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो अवेयर हो जाते हैं बच्चे 4 और 5 में, अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स। मेल चाइल्ड एक्सपीरियंस क्या है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, लव फॉर मदर, हॉस्टाइल फॉर फादर। अब कैसे अचीव होता है ये, रेजोल्यूशन ऑफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फॉर गर्ल्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड लव फॉर फादर, हॉस्टिलिटी फॉर मदर। तो ये अपोजिट चल रहा है बॉय में और गर्ल में। कैसे अचीव होगा, आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट्स। फिर नेक्स्ट आता है लेटेंसी स्टेज, ग्रो फिजिकली बट सेक्सुअल अर्जेस आर इनएक्टिव, सोशल एंड अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। जेनिटल स्टेज में क्या आता है, मैच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, अर्लियर स्टेज ऑल 4 वंस अगेन एग्जिबिटेड इन। तो इसमें एक बार और ये जो स्टेज में वो जो सारे जो हमने स्टेजेस अभी तक देखे हैं वो सब एक बार और एग्जिबिट होता है। लर्न टू डील विद अपोजिट सेक्स सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे। तो एक लड़का दूसरे जैसे लड़की के उसमें उसके साथ और कोई लड़की है जो दूसरे अपोजिट सेक्स लाइक बॉय, तो सोशली और सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं दोनों। एक्सेसिव स्ट्रेस, ओवर और इंडल्जेंस इन एनी एक्टिविटी और एनी ऑफ द स्टेज, द डेवलपमेंट स्टॉप एट दैट स्टेज। तो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेज में या फिर ज़्यादा क्या कहते हैं ओवर इंडल्जेंस हो गया, फिर कोई इनएक्टिविटी हो गया,
तो वहाँ पे या फिर कोई स्टॉप हो जाता है ना, कहीं भी डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, किसी भी एक स्टेज में डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो पूरा वो डेवलपमेंट रोक देगा, वहीं पे डेवलपमेंट रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये था ओवरव्यू। नेक्स्ट रीड करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, फ्रॉड दैट हैव कोर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी एस्टेब्लिश्ड अर्ली रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द लाइफ, कैन चेंज ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो ये जो स्टेजेस हैं वो जो थ्रू आउट लाइफ रहते हैं, कैन बी चेंज थ्रू डिफिकल्टी। प्रोपोज द 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ऑल्सो कॉल्ड सक्सेसफुल, पढ़ा हमने। प्रॉब्लम्स देखो यहाँ पे, अभी जो लास्ट वाला पॉइंट में बात कर रहे थे, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर एट एनी स्टेज में अरेस्ट डेवलपमेंट। प्रॉब्लम अगर किसी भी स्टेज में होता है तो उससे डेवलपमेंट रुक जाएगा। हैव ऑल्सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन पर्सनल लाइफ एंड ब्रीफ डिस्कशन दे रखा है। सबसे पहले ओरल, एक सेकेंड, ठीक है। ओरल, अ न्यू बोर्न इंस्टिंक्ट फोकस्ड ऑन द माउथ। जैसे कि छोटा बच्चा होगा, देखो आप कोई भी खिलौना दे दो या कोई भी चीज़ दे दो उसको, तो अपने ऐसे लेके उसको मुंह में डालता रहता है। दिस इज इन्फेंट्स प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर। इट इज़ थ्रू द माउथ दैट द बेबी ऑब्टेन्स फूड एंड रिड्यूस हंगर, ठीक है। द इन्फेंट्स अचीव ओरल ग्रेटिफिकेशन थ्रू फीडिंग, थम सकिंग, बाइटिंग, बैबलिंग। ये कॉमन चीज़ है, बेबी में देखा होगा आपने, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं एकदम ही। इट इज़ ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स दैट पीपल बेसिक फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड आर स्टेब्लिश्ड। तो ये बेसिक फीलिंग यहाँ पे स्टैब्लिश होता है, जैसे छोटे बच्चों में एनवायरमेंट वर्ल्ड को लेकर फिर ऐसे अवेयर हो जाते हैं। फॉर फ्रेड एन अडल्ट हु कंसिडर द वर्ल्ड बिटर, तो जो कोई एक अडल्ट है जिसको दुनिया बहुत ऐसे ख़राब सी चीज़ लगती है, तो उसका मतलब क्या है, उसका डिफ़िकल्टी हुआ है उसको ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, इसलिए उसको ये पूरी दुनिया से ख़राब लगती है। एनल स्टेज में क्या है, इट इज़ फाउंड दैट अराउंड एजेस 2 से 3 ईयर्स का है, चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पॉन्ड सम ऑफ द डिमांड लाइक सोसाइटी डिमांड्स होते हैं, जैसे कि वन ऑफ द प्रिंसिपल डिमांड जैसे होता है पेरेंट्स का, चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल, जैसे उनको अगर से वॉशरूम जाना होता है तो बता देते हैं कि हाँ हमें जाना है ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन एट दिस एज एक्सपीरियंस प्लेजर इन मूविंग देयर बाउल्स का मैंने सर्च किया था तो मोस्टली इंटेस्टाइन से रिलेटेड दिखा रहा था या फिर एब्डोमिनल एरिया से दिखा रहा था। द एनल एरिया ऑफ द बॉडी बिकम्स द फोकस ऑफ सेंटर प्लेजर फीलिंग एंड दिस स्टेज स्टैब्लिश द बेसिक्स फॉर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द, तो इस स्टेज में ईड और ईगो हमने जो पढ़ा था उस टाइम पे, ईड और ईगो के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है बिटवीन द डिज़ायर फॉर बेबीज प्लेजर एंड डिमांड फॉर अडल्ट कंट्रोल्ड बिहेवियर। तो बेबी का जो डिज़ायर है और वो पेरेंट्स उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। नेक्स्ट आता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या है, एट द स्टेज फोकस दिस स्टेज फोकस ऑन द जेनिटल्स। अराउंड द एज ऑफ 4 से 5 ईयर चिल्ड्रन बिगिन टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में चिल्ड्रन इसमें रियलाइज़ करने लगते हैं कि कौन मेल है फीमेल है। दे बिकम्स अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी and the sexual relationship between the parents. During this stage, male child, जो भी हमने पढ़ा, male child experience the Oedipus complex. ऐसे करके जो भी मैंने नोट्स में दिखाया ना, छोटे छोटे नोट्स बना लेना कि वो एक चैप्टर तो आपको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले भी पढ़ लेना। अभी देखो 3 दिन बाद मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, आज क्या डेट है, आज आई थिंक 18 है, हाँ कल 19, 20, 21 पूरा इंग्लिश पढ़ूंगा मैं, 22 को एग्ज़ाम है। एंड इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 इसका डाल रखा, पार्ट 1 तो नहीं था वैसे, मैं पूरा एक ही वीडियो में उसको चाहता था हो जाए, बट फ़ोन हीट हो गया, वो बंद हो गया, 1 हफ्ते पहले उसको अपलोड कर दिया है। फिर नेक्स्ट ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लो कि कीवर्ड्स की जो आइडिया मिले, जैसे यहाँ पे मैंने नोट्स में दिखाया था। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, लव फॉर मदर एंड होस्टाइल टुवर्ड्स द फादर, ठीक है। ये बॉयज़ का है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ के लिए, ठीक है। 1 मिनट, हॉस्टाइल फॉर मदर एंड द कंसिक्वेंट फियर ऑफ पनिशमेंट एंड गैस्ट्रेशन बाय द फादर। और इसमें क्या है, एक हिस्ट्री दे रखा है। ओडिपस वॉज अ ग्रीक किंग हु अनोनली किल्ड हिज फादर एंड देन मैरिड हिज मदर। तो ओडिपस एक ग्रीक किंग था जिसने अपने फादर को किल कर दिया और अपनी मम्मी से शादी कर लिया। एंड अ मेजर डेवलपमेंट अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज इज रेजोल्यूशन ऑफ द ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो मैंने बताया था उसमें कैसे अचीव होगा रेजोल्यूशन ऑफ द ओडिपस कॉम्प्लेक्स। दिस टेक्स प्लेस बाय एक्सेप्टिंग द फादर रिलेशनशिप। कैसे ये अचीव होगा कि अपने फादर का जो रिलेशनशिप है उसके मम्मी के साथ वो एक्सेप्ट करे एंड मॉडलिंग हिज ऑन भी, तो अपने फादर की तरह वो एक क्या कहते हैं आइडल माने या फिर मॉडल करे हिज ऑन बिहेवियर आफ्टर हिज फादर। और गर्ल्स के लिए क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आफ्टर इलेक्ट्रा अ ग्रीक कैरेक्टर्स। फिर सेम दिया है, हु इंड्यूस्ड हर ब्रदर टू किल, हु इंड्यूस्ड अपने ब्रदर को बोला उसने किल करने को अपनी माँ को, फॉलो अ स्लाइटली डिफरेंट कोर्स बाय अट्रैक्टिंग हर लव टू फादर। तो इसने यहाँ पे अपने फादर को किल किया था, यहाँ पे अपने यहाँ पे अपने मदर को किल कराया।
Love for her. The girl tries to symbolize, marry him and raise a family. When she realizes that this is unlikely, she begins to identify with her copy of her behavior as means of getting or shaping in her father's affection. The critical component in this region of Oedipus complex is the development of identification with the same sex. तो यहाँ पे मैंने अचीव का बताया था कैसे अचीव होगा ये, तो डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट्स. अदर वर्ड्स में कहें तो कि बॉयज़ गिव अप सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर देयर मदर, ठीक है, एंड बिगिन टू सी देयर फादर एज अ रोल मॉडल. फिर सेम गर्ल्स के लिए गर्ल्स गिव अप देयर सेक्सुअल डिज़ायर फॉर देयर फादर एंड आइडेंटिफाई देयर मदर, और फिर उनको एज अ रोल मॉडल. लेटेंसी में क्या होता है, दिस स्टेज लास्ट्स अबाउट 7 एंड अंटिल प्यूबर्टी. तो 7 से लेकर प्यूबर्टी तक. ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड कंटिन्यूज टू ग्रो, फिजिकली ग्रो करते हैं, बट सेक्सुअल अर्जेस क्या होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं. मच ऑफ द चाइल्ड एनर्जी इज चैनल इनटू सोशल एंड अचीवमेंट रिलेटेड. तो अगर स्कूल का देखें, जैसे सोसाइटी में सब फ्रेंड्स हो गए, अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पूरा एनर्जी यूज़ होता है. जेनिटल, ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. द सेक्सुअलिटी फियर्स रिप्रेस्ड फीलिंग ऑफ अर्ली स्टेज एट वंस एग्जिबिट. तो ये जो बताया था उसमें कि बाकी सारे इस एज में बाकी जो 4 स्टेजेज है वो भी एग्जिबिट करते हैं. एंड अपोजिट सेक्स इज सोशली एंड पीपल लर्न टू डील विद मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स. कैसे? सोशली, सेक्सुअल मैच्योर way. However, if the journey towards the stage is marked excessive stress or vulnerability, may cause a fixation of earlier stage of development. वही बात है, बताया था फिक्सेशन कैसे डेवलपमेंट रुक सकता है, अगर क्या कहते हैं कोई डेवलपमेंट रुक सकता है अगर कहीं भी पॉज लग गया किसी एक स्टेज में. फिर क्या है, Freud theory also postulates that the children proceed from one stage to another stage of development. They seem to adjust their view of the world. तो एक स्टेज से दूसरे में जाते हैं तो एक दुनिया का जो एक ओवरव्यू है, वह व्यू कैसे कहते हैं वो बना लेते हैं. फेलियर ऑफ चाइल्ड पास सक्सेसफुली थ्रू अ स्टेज लीड्स टू फिक्सेशन ऑन स्टेज. तो किसी भी एक स्टेज पे अगर फेलियर हो गया, ठीक है, पास तो टू चाइल्ड टू पास सक्सेसफुल, तो जल्दी पास नहीं कर पाएगा उस स्टेज को, वहाँ पे एक फिक्सेशन लग जाएगा टू द स्टेज. इन दिस सिचुएशन child's development gets arrested एन अर्ली स्टेज. तो उसका डेवलपमेंट वहाँ पे रुक जाएगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ चाइल्ड हु डज नॉट पास सक्सेसफुली थ्रू द फैलिक. अगर फैलिक से अच्छे से पास नहीं हुआ टू रिजॉल्व द ओडिपस कॉम्प्लेक्स, दे में स्टिल फीस, तो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट वो हॉस्टाइली फील करेगा ऑफ द सेम सेक्स. दिस फेलियर में सीरियस कंसिक्वेंसेज फॉर चाइल्ड लाइफ. ठीक है. फिर रिग्रेशन क्या आता है, रिग्रेशन है इज ऑल्सो लाइकली आउटकम इन सच इट टेक्स अ पर्सन बैक टू द अर्लीस्ट स्टेज. एक रिग्रेशन है, और ये जो हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा ना, इसमें क्या था, रिप्रेशन था, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना. ठीक है. रिग्रेशन अकर्स व्हेन अ पर्सन्स रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज लेस देन एडिक्वेट, एंड दिस सिचुएशन पीपल डिस्प्ले बिहेवियर टिपिकली लेस मैच्योर. तो उसमें भी वही है कि अर्ली स्टेज में चले जाते हैं, उसमें अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए तो जो डेवलपमेंट हो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट आते हैं पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस. ये जो अभी तक जितना दिया सिगमंड फ्रॉइड ने, जिस सारे जो भी अप्रोचेस दिए साइकोडायनेमिक के अंदर, उसके बाद जो इनके कलीग्स थे जो इनके साथ इन्होंने काम किया था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे करके जो अपने अप्रोचेस दिए. तो उसमें सबसे पहला है, अभी पढ़ लेते हैं पहले. तो फॉर नंबर ऑफ थ्योरिस्ट हैव फर्दर हैव डेवलप्ड आइडियाज़ फॉलोइंग फ्रॉइड. सम वर्कड विद देम, कुछ काम किया था उनके साथ. साइकोएनालिटिक थ्योरी, तो वर्जन ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी दिस थ्योरीज हैव बीन, तो हाँ, वर्कड विद देम एंड देन मूव्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑन देयर ऑन वर्जन्स ऑफ द साइकोएनालिटिकल थ्योरी. तो उनके जो थ्योरीज थे उनको साइकोएनालिटिकल थ्योरी कहते हैं. एंड दिस थ्योरिस्ट हैव बीन कॉल्ड, इनको न्यू एनालिटिक्स और पोस्ट फ्रॉइडियन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट देयर वर्क. तो फ्रॉइड के वर्क से इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे डिफरेंट था, उससे इसलिए उनका नाम इसमें है न्यू एनालिटिक या फिर पोस्ट फ्रॉइडियन. ठीक है, अप्रोच. तो सिगमंड फ्रॉइड ने मोस्टली, मैंने बताया था, 2 चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा बात किया था. क्या क्या चीज़ थी वो, एक शैडो आ रहा है यार उसका, क्या है ये, ठीक है. क्या क्या 2 चीज़ों पे बात किया था उन्होंने, सेक्सुअल डिज़ायर के मोस्टली बात किया था, और एग्रेशन टेंडेंसीज ऑफ इट एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंसेप्ट. तो उन्होंने 2 चीज़ पे मोस्टली बात किया था, मोस्टली सेक्सुअल डिज़ायर पे और एग्रेशन पे ज़्यादा बात किया था सिगमंड फ्रॉइड ने. मेन फोकस उनका वहाँ पे था. लेकिन बाद में जैसे क्या हुआ कि एंड द ह्यूमन क्वालिटीज़ ऑल्सो क्वालिटीज़ ऑफ क्रिएटिविटी, कंपटीशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आर एम्फेसाइज. तो इन्होंने जो उनके कलीग्स थे, उनके जो आगे के स्टूडेंट्स थे या फिर जिन्होंने साथ में काम किया था, उन्होंने और भी बहुत सारे अप्रोचेस दिए. जैसे सबसे पहले, और एक और चीज़ 1 मिनट दिखाता हूँ, इसको थोड़ा लिख लेना, याद करने में दिक्कत ना हो, ऐसे करके देखो.
इसमें क्या है, पोस्ट फ्रॉइड अप्रोच। सबसे पहले कार्ल युंग का क्या क्या जो जो कीवर्ड्स है इसमें मैंने लिख रखा है, एम्स एंड एस्पिरेशन, एनालिटिकल साइकोलॉजी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसमें अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या ये सब एक बार देखिए, ठीक है। नोट्स में दिखाता हूँ मैं कैसे लिख रखा है मैंने एक एक चीज़ को, वहीं से पढ़ते हैं। सबसे पहले है किसका, ऐसे तो इसमें पूरा ही इंक्लूड कर दिया है, बुक से ना पढ़े तो भी बहुत बहुत क्या पूरा ही है ऐड कर रखा है। एक आध जो डाउट था मैंने अपने टीचर से इसमें क्लियर कर लिया। फिर पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच सबसे पहले कार्ल युंग ने दिया था, एम्स एंड एस्पिरेशन के बारे में बात किया था। उसके बाद ये देखो, फिर कैरन हॉर्नी, ये ऑप्टिमिज्म के बारे में ज़्यादा बात किया था इन्होंने। फिर आएंगे एल्फ्रेड एडलर, उसके बाद एरिक फ्रॉम, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद एरिक एरिक्सन। 5 लोग थे, 5 लोगों ने अपने अपने अप्रोचेस दिए। सबसे पहले पढ़ते हैं कार्ल युंग का, एम्स एंड एस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ देखो, युंग वर्कड विद, कोई लोग कार्ल जंग बोलते हैं, कोई युंग बोलता है। तो कार्ल युंग वर्कड विद फ्रॉइड्स इन अर्ली स्टेज ऑफ करेज बट लेटर ऑन ही ब्रोक अवे एंड फ्रॉइड एंड जस्ट युंग सॉ ह्यूमन बीइंग एज गाइडेड एज, तो इन्होंने मोस्टली फोकस किया एम्स एंड एस्पिरेशन पे एज बाय सेक्स एंड एग्रेशन। तो इन्होंने किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने सेक्स एंड एग्रेशन पे ज़्यादा बात किया था, इन्होंने एम्स एंड एस्पिरेशन, ठीक है। ही डेवलप्ड हिज ऑन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो इन्होंने खुद का एक पर्सनैलिटी डेवलप किया था। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या है उसमें, उनको क्या बोला गया, एनालिटिकल पर्सनैलिटी, उनको उसको नाम दिया। द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्सेज एंड स्ट्रक्चर विद इन द इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ से ध्यान देना, पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्सेज एंड स्ट्रक्चर विद इन द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के अंदर कंपीटिंग फोर्सेज है और स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है पर्सनैलिटी, एंड दैट मस्ट बी बैलेंस, जो चीज़ वो ये कंपीटिंग फोर्स एंड स्ट्रक्चर जो बैलेंस होना चाहिए, मस्ट बी बैलेंस्ड रैदर देन, इन्होंने इस पर फोकस नहीं किया बिटवीन द इंडिविजुअल एंड डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, या फिर बिटवीन द इंडिविजुअल एंड रियलिटी के भी ज़्यादा इस पर उनका ध्यान नहीं था, वो था ही नहीं बिल्कुल। उन्होंने ज़्यादा इस पर ध्यान दिया कि इनका जो असम्पशन था थ्योरी उस पर था कि पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग, जो खुद के अंदर जो कंपीटिंग फोर्सेज हैं या फिर स्ट्रक्चर्स, एक मिनट, हाँ ठीक है, देयर मस्ट बी बैलेंस्ड। एंड फिर उसके बाद यूंग क्लेम दैट देयर वाज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्ट ऑफ आर्केटाइप्स। आर्केटाइप्स क्या होता है, एक यूनिवर्सल थॉट होता है या फिर एक इमेज होता है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है। इन्होंने क्या किया, देयर वाज अ कलेक्टिव, इन्होंने कहा कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्केटाइप्स या फिर प्रीमोडियल इमेजेस, एंड दीज आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड, तो ये एक्वायर्ड नहीं किए जाते, ये इनहेरिटेड होते हैं। जैसे कि गॉड, जैसे गॉड का इमेज हो गया, मदर अर्थ हो गया, तो ये क्या है, एक आर्केटाइप्स है, ये एक इमेज बना रहता है हमारे शुरुआत से। बट द गॉड एंड दिस गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्केटाइप्स, these are found in myths, dreams and art जैसे वो इमेजेस हो गए या फिर मूर्तियाँ हो गई, आर्ट ऑफ द ऑल मैनकाइंड। यूंग हेल्ड दैट सेल्फ स्ट्राइव फॉर यूनिटी एंड वननेस, तो सेल्फ वांट यूनिटी एंड वननेस, देखो यहाँ पे, यहाँ से दिख रहा है ना, ये देखो इधर भी, सेल्फ वांट यूनिटी एंड वननेस, एंड इसको अचीव करने के लिए, फॉर अचीविंग यूनिटी एंड होलनेस अ पर्सन मस्ट बिकेम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ विजडम प्रेजेंट इन वंस पर्सन्स एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड कैसे फुलफिल होगा, कैन फुलफिल एम्स एंड एस्पिरेशन एंड मस्ट लर्न टू लिव इन हारमोनी। तो इन्होंने एम्स एंड एस्पिरेशन पे ज़्यादा बात किया था। उसके बाद ये अवेयरनेस लीड्स टू वंस आइडिया थॉट्स एम्स एंड एस्पिरेशन विच फॉर्म नहीं है यहाँ पे, कुछ तो था, एक मिनट, अवेयरनेस लीड्स टू वंस आइडिया थॉट्स एम्स एस्पिरेशन विच क्या था इधर, कुछ तो था, फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से यूनिटी एंड होलनेस अचीव हो सकती है, एंड लीड्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विच लीड्स टू फॉर्म करना यार, यूनिटी एंड होलनेस एंड लीड्स टू, कुछ तो था यहाँ पे, मैं भूल गया हूँ, या फिर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया इधर पे, ठीक है, वही पढ़ा हमने यहाँ पे, पर्सन मस्ट बिकम इंक्रीजली अवेयर ऑफ द विजडम एंड अवेलेबल इन द वंस पर्सनल कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, लर्न टू लिव इन हार्मनी। फिर उसके बाद कैरन हॉर्नी आते हैं, कैरन हॉर्नी आती हैं, ठीक है,
कैरन हॉर्नी, इन्होंने किस पे ज़्यादा ध्यान दिया? ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिज्म. हॉर्नी वॉज अनदर डिसाइपल ऑफ फ्रॉयड who developed a theory that deviated from the basic Freudian principles. She adopted a more optimistic view of human life and emphasized दो चीज़ पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया था, ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे. ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? फुलेस्ट पोटेंशियल, द वन हु रीच हिज और हर फुलेस्ट पोटेंशियल. हनी मेजर कंट्रीब्यूशन लाइज इन द चैलेंज टू फ्रॉयड ट्रीटमेंट्स ऑफ वुमेन. तो जो फ्रॉयड ने वुमेन को इन्फीरियरली ट्रीट किया था, उसको एक तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन था उनको चैलेंज करने में. अकॉर्डिंग टू हर, ईच सेक्स हैज एट्रीब्यूट्स टू एडमायर्ड बाय द अदर एंड नाइदर सेक्स कैन बी व्यूड एज. तो कोई भी, सबको एक एडमायर करना चाहिए हर एक अपोजिट सेक्स को. एंड नो वन इज सुपीरियर, कोई भी एक सेक्स सुपीरियर, कोई भी जेंडर जैसे सुपीरियर मेल फीमेल में सुपीरियरिटी या फिर इन्फीरियरिटी नहीं है. She counted that the women were more likely to be affected by social culture factor. तो बायोलॉजिकल हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि वुमेन, कहते नहीं, ऐसा गलत कहते हैं कि बायोलॉजिकली वो बहुत वीक हुए हैं, ऐसे ऐसे हैं. तो ये वैसा नहीं है. वुमेन वर मोर लाइकली टू अफेक्ट, ये बायोलॉजिकली अफेक्ट या फिर वो रीज़न नहीं है. ये एक तरीके का सोसाइटी का वो बन गया है, प्रिजुडाइज या फिर स्टीरियोटाइप, नेगेटिव एटीट्यूड बन गया है कि बायोलॉजिकल वो ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट होती हैं सोशल और कल्चरल फैक्टर से रैदर देन बायोलॉजिकल फैक्टर से. शी आर्ग्यूड दैट द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज्ड बाय डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पढ़ा है हमने, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ. ड्यूरिंग चाइल्डहुड, व्हेन पेरेंट्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ चाइल्ड इज इंडिफरेंट मतलब कि जैसे नॉर्मल पेरेंट्स या फिर अच्छे पेरेंट्स का जैसे बिहेवियर होता है बच्चे के साथ, ये अलग ही है. तो उसमें ये अलग ही है. डिस्करेजिंग, जैसे पूरा डिस्करेजिंग होगा, इरेटिक होगा, चाइल्ड फील इनसिक्योर एंड फीलिंग कॉल्ड, ये बेसिक एंजाइटी वो एक तरीके से डेवलप कर लेगा वो चाइल्ड. एंड डीप रेजेंटमेंट टुवर्ड्स पेरेंट्स और बेसिक हॉस्टिलिटी अकर्स ड्यू टू दिस एंजाइटी. इस एंजाइटी से क्या होगा? हॉस्टिलिटी अकर हो जाएगा. By showing excessiveness, dominance or indifferent, by providing too much or too little approval, parents can generate among the children's feeling of isolation, helplessness. तो इन्होंने उस पर बात किया. ऑप्टिमिज्म के बारे में पहले तो वुमेन के बारे में बात किया था, उसके बाद डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बेसिक एंजाइटी, ये सब एक तरीके से कीवर्ड है, उसको लिख देना. फिर आते हैं एल्फ्रेड एडलर. लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने बात किया था. क्या था इसमें कि एडलर थ्योरी इज नोन एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी. हिज बेसिक असम्पशन इज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल. ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है? पर्पसफुल है और गोल डायरेक्टेड होता है. ईच वन ऑफ हैज कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएटेड. ठीक, आर पर्सनल गोल्स आर सोर्स ऑफ आर मोटिवेशन. तो जो अपने पर्सनल गोल्स है वो एक तरीके से सोर्स है, मोटिवेशन के सोर्स है. एंड द गोल्स दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड हेल्प्स इन ओवरकमिंग द फियर्स इन एडिक्वेंसी आर इंपॉर्टेंट इन आवर पर्सनल डेवलपमेंट. इन एडलर्स व्यू एवरी इंडिविजुअल सफर फ्रॉम फीलिंग ऑफ इनसेक्योरिटी एंड गिल्ट. तो एडलर्स व्यू में क्या है? हर कोई इंडिविजुअल इन एडिक्वेंसी और गिल्ट से सफ़र करता है, जिसे कहते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, विच अराइज फ्रॉम चाइल्डहुड से अराइज हो सकता है. कैसे? ओवरकमिंग दिस कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो इधर देखो, कौन है? एल्फ्रेड एडलर. Individual lifestyle, human purposeful, goal directed, capacity to choose, provide security. Every individual suffer from one guilt and this, और ये overcoming this inferiority complex. This complex is essential for optimal. फिर आते हैं एरिक फ्रॉम. इन्होंने सोशल ओरिएंटेशन पे बात किया था. एरिक फ्रॉम कहाँ गए वो? ये रहे. यार बुक के साथ दिक्कत है. एरिक फ्रॉम. ठीक, इन कॉन्ट्रास्ट टू फ्रॉयड बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन. कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट, उसके अपोजिट में फ्रॉयड बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या था? सेक्सुअल डिजायर एंड एग्रेशंस. फ्रॉम developed the theory of social orientation. He viewed as human being as basically social being who could be understood in terms of the relationship with others. He argued that psychological qualities such as growth and realization of potential resulted from desire for freedom and striving for justice. तो इन्होंने आर्ग्यू किया जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ हैं, जो जैसे कि ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, ये कैसे फॉर्म होते हैं? डिज़ायर फॉर फ्रीडम और स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ की वजह से.
ये जो ग्रोथ है. फ्रॉम होल्ड्स दैट कैरेक्टर ट्रेट्स पर्सनैलिटी डेवलप आर एक्सपीरियंस विद अदर इंडिविजुअल. तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है हमारे जो एक्सपीरियंस है और दूसरे इंडिविजुअल से भी साथ में डेवलप होती है. While culture is shaped by the mode of existence of given society, people's dominant character traits in given societies work as force in shaping the social process and culture itself. His work recognizes the value of positive qualities such as tenderness, love, and personality development. तो इन्होंने सोशल बीइंग और इक्वल या फिर कह सकते हैं सोशल बीइंग इक्वल टू ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू सोशल बीइंग टर्म्स ऑफ रिलेशन विद अदर्स. उन्होंने क्या क्या बताया कि कल्चर भी एक रोल प्ले करता है पर्सनैलिटी को शेप करने में. एंड उसके बाद क्या है एंड इंडियन अदर्स लाइक जैसे हमारा कि हमारे कल्चर जैसे इंडियन कल्चर हो गई ये कैरेक्टर शेपिंग द पर्सनैलिटी एंड पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ जैसे इन्होंने बात की लव टेंडरनेस इम्पॉर्टेंट. लव एंड टेंडरनेस क्या है ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला. डोमिनेंट कैरेक्टर शेपिंग द पर्सनैलिटी. हाँ यहाँ पे ये मैम ने लिखवाया था. डोमिनेंट कैरेक्टर ऑल्सो शेपिंग द पर्सनैलिटी एंड दिस लव एंड टेंडरनेस के ज़्यादा बात किया था. फिर आते हैं एरिक फ्रॉम. इन्होंने क्या दिया था सर्च फॉर आइडेंटिटी. शैडो यार एक्चुअली रात की 10-11 बज रहे हैं कुछ इसलिए शैडो आ रहा है ऊपर से. कौन है एरिक फ्रॉम. इसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा यार. Eric Fromm theory lays strength on rational, conscious ego process in personality development. In this theory, development is viewed as lifelong process, and ego identifies granted and central place to this. His concept of identity crisis. इन्होंने search for identity और identity crisis की इनका जो theory था उस पर दिया था of adolescent age has drawn considerably attention. Erickson argued that the young people must generate for themselves a central perspective. Central perspective मतलब एक principal value and a direction that can give them a meaningful sense of unity and purposeful. ठीक है इतना है क्या. Young people must generate central perspective, principal value जैसे कोई भी एक जैसे hard working हो गया honesty and direction which gives them to meaningful sense. Next आता है हमने कहाँ तक पढ़ लिया ह्यूमनिस्ट का. हाँ इधर आ गया मैं. हाँ इसके बाद है साइको डायनेमिक की जो थ्योरीज जो थी इसके कुछ जैसे क्रिटिसाइज़ किया गया उसके क्रिटिसिज्म कैसे थे. तो सबसे पहला क्या था दिस थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन द केस स्टडीज लैक ऑफ रिगरस एंड साइंटिफिक बेसिस. तो ये केस स्टडीज़ पे ज़्यादा बेस्ड था रादर दैन साइंटिफिक बेसिस पे. एंड दे यूज स्मॉल एंड एप्टिकल इंडिविजुअल एज सैम्पल्स. तो बहुत लोअर या फिर बहुत लिमिटेड इंडिविजुअल्स को यूज़ किया गया था इसको सैम्पल लेने के लिए. एडवांसिंग जनरलाइजेशन एंड दिस कंसेप्ट आर नॉट पुअरली डिफाइंड एट इज डिफिकल्टी टू सबमिट देम टू साइंटिफिक टेस्टिंग. ठीक पुअरली बोल रहा हूँ नॉट प्रॉपरली डिफाइंड नहीं किया था. नेक्स्ट है फ्रॉइड हैज़ यूज्ड मेल्स एज अ प्रोटोटाइप ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ही ओवरलूड फीमेल एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव. तो उन्होंने मेल पे ज़्यादा फोकस किया था रादर दैन फोकसिंग ऑन वुमेन. तो नेक्स्ट आता है बिहेवियर अप्रोच. अभी तक देखो हमने साइकोडायनेमिक अप्रोच पढ़ा और इतना तो कंप्लीट हो गया. अगर इसमें देखो बिहेवियर अप्रोच से क्या समझ आ रहा है कि बिहेवियर से रिलेटेड कैसे पर्सनैलिटी का स्टडी किया गया है बिहेवियर से रिलेटेड उसके बारे में है. ओके नोट्स से दिखाऊं वैसे तो नोट्स में लिखा है मैंने. एक ओवरव्यू ले लेते हैं. एक सेकेंड फास्ट. बिहेवियर अप्रोच ठीक है. नो इम्पोर्टेंस टू इंटरनल डायनेमिक्स अभी सब पढ़ेंगे. नो इम्पोर्टेंस टू इंटरनल डायनेमिक्स इन बिहेवियरिस्ट बिलीव इन डेटा विच आर अभी बताऊंगा सब एक बार पढ़ते रहो. मेन फोकस के थ्रू लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी एंड दिस सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स क्या है सेटिस्फाइंग ए स्पेसिफिक नीड पर्सनैलिटी बेस्ट अंडरस्टूड एज रिस्पॉन्स ऑफ. ये वाला इस वाले पे ध्यान देना थोड़ा फोकस करने दो इधर में दिख रहा है ना. हाँ स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स अभी ये समझाऊंगा पूरा. फिर उसमें क्या है थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल हेल्प्ड इन पर्सपेक्टिव. एक बार एक काम करते हैं रीड करते हैं उसके बाद इस पे आते हैं. कल्चरल अप्रोच स्टार्ट हो गया. बिहेवियर
दिस अप्रोच डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर है तो बिहेवियर मतलब हम बिहेवियर की जब भी बात आती है ना, तो हम हमेशा देखना किसी भी टॉपिक में देख लो, जब भी बिहेवियर की बात आती है कोई भी रिलेटेड अप्रोच हो या कुछ भी हो, तो उसमें हमेशा आता है ये ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, उसके हिसाब से डिफाइन करना। तो इंटरनल डायनेमिक्स पे फोकस करने के अलावा इन्होंने फोकस किस पे किया, बिलीव इन डेटा विच कैन बी डिफाइनेबल, जो डिफाइनेबल हो, ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो, ठीक है। दस दे फोकस ऑन लर्निंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्टेड एंड देयर रीइंफोर्समेंट। ये 3 वर्ड यूज़ होने वाला है इसमें। उसके बाद एक और आएगा लर्निंग से रिलेटेड, लर्निंग वाला भी हम पढ़ेंगे। लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट, ये 4 कीवर्ड हैं इसमें, इसके बिहेवियरल से, जिसे पूरा याद हो जाएगा क्या क्या है उसमें। अकॉर्डिंग टू देम पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड एज द रेस्पॉन्स ऑफ, पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टैंड रेस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट, या फिर किसी सिचुएशन में कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, बिहेव कर रहा है। पर्सनैलिटी बहुत पढ़ लिया हमने, ठीक है। दिस इज द डेवलपमेंट सिंपली एज चेंज इन रिस्पॉन्स, डेवलपमेंट सिंपली एज चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टराइज दैट इज पर्सन लर्न्स न्यू बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू द न्यू एनवायरनमेंट। तो 2 अलग अलग एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स में कैसे कैसे चेंज आता है उसके बारे में बताया गया है डेवलपमेंट। एंड फॉर द मोस्ट बिहेवियर द स्ट्रक्चरल यूनिट, बहुत सारे बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, रेस्पॉन्स। ईच रेस्पॉन्स इज अ बिहेवियर, हर एक रेस्पॉन्स क्या है, बिहेवियर है। एंड विच इज़ एमिटेड टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक नीड, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक नीड है या वांट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक रेस्पॉन्स देते हैं। विच इज़ हो गया, एज यू नो ऑल ऑफ अस ईट, जैसे हम थोड़े फास्ट पढ़ते हैं, टाइम हो जाएगा यार। बट वी आर ऑल्सो वेरी चूजी अबाउट द फूड, एज वी ऑल नो ऑफ अस वी, एक मिनट, रिलैक्स। विच इज़ एमिटेड हो गया, एज यू नो ऑल ऑफ अस ईट बिकॉज ऑफ हंगर, हमें भूख लगती है हम खाते हैं, और चूजी रहते हैं फूड, चूज़ करके, एक ऐसे नहीं कि अब भूखे हैं तो कुछ भी खा लें, पत्थर वत्थर उठा के खा लें, कुछ भी खा नहीं है, तो चूजी अबाउट फूड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू ईट मेनी वेजिटेबल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इसमें पूरा में क्या दिया है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि बहुत सारे वेजिटेबल्स देखोगे कि वो लोग नहीं खाते हैं, जैसे तुम्हारे अगर कज़न होंगे या फिर भाई बहन होंगे, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स नहीं खाना पसंद करते हैं। जैसे ये हो गया, क्या है इसको हिंदी में कहते हैं, पालक, हाँ, स्पिनच, पम्पकिन, ये लौकी, एंड बट ग्रेजुअली दे लर्न टू ईट देम। कैसे? अकॉर्डिंग टू बिहेवियर अप्रोच, चिल्ड्रन में इनिशियली, जैसे मान लो शुरुआती दौर में नहीं खाते हैं, जैसे बड़े बड़े होते हैं तो वो खाने लगते हैं। और एक और रूल है रीइंफोर्समेंट का, पेरेंट्स कहते हैं कि आप ये खा लो तो हम आपको ये देंगे, या फिर थोड़े टाइम के लिए, या फिर कहीं कुछ भी करके जो भी एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है पेरेंट्स के अकॉर्ड। तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल अप्रोच, द चिल्ड्रन में इनिशियली लर्न टू ईट सच वेजिटेबल, एंटिसिपेशन ऑफ एप्रिसिएशन, दैट इज रीइंफोर्समेंट फ्रॉम पेरेंट्स, एक, ठीक। And later they may eventually learn to eat vegetable not only because their parents are pleased with this behavior, ना ही सिर्फ वो लोग reinforcement दे रहे हैं या फिर pleased हो रहे हैं, बट ऑल्सो दे एक्वायर टेस्ट ऑफ द वेजिटेबल, तो एक टेस्ट भी आ जाता है, और टाइम के साथ जैसे चीज़ें चेंज होती हैं वैसे ही, एंड फाइंड देम गुड्स। दस द कोर टेंडेंसी, ठीक है, एक सेकेंड, द कोर टेंडेंसी ऑर्गेनाइजेज बिहेवियर इज द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स दैट एनर्जाइज बिहेवियर। तो जो एक कोर टेंडेंसी है बिहेवियर को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, सोशल नीड को रिड्यूस कर देता है, जिससे बिहेवियर हमारा एनर्जाइज होता है, ठीक है। और 11th क्लास स्टडीज देखें तो सेवरल डिफरेंट लर्निंग, हाँ ये देखो आ गया 11th में जो हमने पढ़ा था, बहुत सारे वो कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग पे लोग का, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग अभी बताया था ना, यहाँ पे लर्निंग वर्ड, ये देखो लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स दिखा भी, रिइंफोर्समेंट, लर्निंग वर्ड यहाँ पे आ गया, तो लर्निंग का इसमें ऐड कर देना। बिहेवियर जब भी बात आती है, लर्निंग वर्निंग हो गया, सोशल इमिटेशंस हो गया, ये सब डाल देना। द रिइंफोर्समेंट इन डिफरेंट वेज, जैसे इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल कंडीशनिंग, बंदुरस पढ़ा है हमने पीछे, वेल नॉन टू यू। दिस थ्योरीज हैव लर्निंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। द प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरीज हैव बीन वाइडली इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी थ्योरीज। फॉर एग्जाम्पल, observational learning theories consider thought and process extremely important learning, but this find no place in classical or instrumental conditioning. Observational learning theory emphasizes the social learning based on the observational imitations of others and self-regulation which gains missed in the other. तो इसमें देखो, बिहेवियर में क्या था, ये इतना तो समझ आया, मेन फोकस किस पे है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। ये वाले देखो, हाँ, स्टिमुलस प्लस रेस्पॉन्स
इन्वायरमेंट में। ऑल्सो री इन्फोर्समेंट, इंपॉर्टेंट रोल इसका चेंज करने में। तो जब अभी हमने देखा था ना वो कि एक स्टिमुलस या फिर उस सिचुएशन जो रिस्पॉन्स कर रहा था स्टूडेंट, जो बच्चा था कि वो एक टाइम टू टाइम पे वो आगे जाके चेंज हो गया, उसको टेस्ट आने लगा सब्जियों का, तो वो खाने लगा, ठीक है, वो देखा था हमने। उसके साथ में री का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये दोनों रिस्पॉन्स को बनाने में चेंज करते हैं, चेंज आता है जिससे बिहेवियर में चेंज आता है, और बिहेवियर में चेंज आता है तो हम उससे पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल, जो अभी हमने लर्निंग के जो टॉपिक पढ़ा, लर्निंग से क्या होगा, बिहेवियर में चेंज आएगा। हम दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने एल्डर्स हो गए या फिर किसी भी सोसाइटी में लोगों को देख के उनको एक्ट करते हैं, तो उससे बिहेवियर में चेंज आएगा, उनसे सीखते हैं, और जो हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। रेस्पॉन्स इक्वल टू इज़ द चेंज बाय स्टिमुलस प्लस रीइंफोर्समेंट, वही बात आ गई। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल अप्रोच पे। ये डायग्राम देख लो एक बार, सॉरी, हाँ, अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी रिलेटेड टू द फीचर ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। हाँ, इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम, ये देखना अभी आएगा, एक एग्जांपल में आएगा। ओरिजिन ऑफ कल्चर, बिहेवियर वेरिएशन एंड पर्सनैलिटी। अब देखो कल्चर की बात, पहले हमने बिहेवियर की बात की तो हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया, बिहेवियर वाली चीज़ें आ गई, ऑब्जर्वेशन आ गया, लर्निंग आ गया। अब कल्चर की बात है तो जनरली बात हो रही है, स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी कर रहे हैं, तो पर्सनैलिटी कल्चर का क्या रोल है। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को, वैसे ही इसमें कल्चर कैसे एक तरीके से इसके बारे में हम स्टडी कर पाएंगे, पर्सनैलिटी को कैसे शेप करता है, ठीक है। एक और ये वाला भी देख ही लो, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर शेप पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल दिया है बुक में, बिरहोर ट्राइबल ग्रुप, ठीक, बुक में आ जाओ इधर, ठीक। दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी रिलेशन टू फीचर ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी पता चलेगा क्या है ये, देखो। इट पर्पज द ग्रुप इकोनॉमिक मेंटेनेंस, अभी देखो उसमें दिखाया था, इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन ओरिजिन ऑफ कल्चर एंड बिहेवियरल वेरिएशन, द क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचर ऑफ टेरेन एंड हैबिटेट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो ये हो गया कंडीशन, हो गया flora and fauna, plants and animals in it, and not only the people's economic activities but also the settlement pattern, social structure, division of labor, other features। ये चाइल्ड की रियरिंग प्रैक्टिस है, चाइल्ड जब बड़ा हो रहा है उसमें ये सब क्या रोल प्ले करते हैं। ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी और कल्चरल एनवायरनमेंट है, वो कैसे पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है, उसमें उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे है टेकन टुगेदर दिस एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट अ चाइल्ड, और तो इससे टेकन टुगेदर दिस elements constitute a child's overall learning environment. People's skill, abilities, behavior, style and values prioritize are viewed strongly linked to the features. तो culture, society कैसे learning होगा इसमें देखते हैं, एक सेकेंड। और इस वाले में कैसे बात करें, अगर इस वाले में बिहेवियर का एक मैंने लिखा है इधर पे नोट करके, पर्सनालिटी को आप जैसे समझना होता है तो जैसे हम बिहेवियर को समझते हैं, किसी के बिहेवियर को समझते हैं तो उससे पर्सनालिटी का एक आइडिया लग जाता है। और बिहेवियर को समझना है तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स को समझते हैं हम, और कोई भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स होगा वो होता है। ये देख, ये रहा, क्या पढ़ा हमने, प्रायोरिटीज आर व्यूड एज स्ट्रांगली लिंक्ड टू दीज फीचर्स, रिचुअल्स और सेरेमनीज, religious practices, arts, recreational activities, games, plays are the means of throughout which people's personality gets projected in culture। तो आर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, एक्टिविटीज़ हो गया, खाने पीने का चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें आ जाएगी। तो इसमें क्या है, ये देखो लिख रखा है कि ऑल मेकिंग कल्चर पर्सनालिटी, लाइक हमारे जैसे नमस्ते हो गया, खाने पीने का हो गया, हमारे जो ट्रेडिशन हो गया, वो ड्रेस हो गया, वो सब। तो इसमें क्या है, पीपल्स डेवलप पर्सनैलिटी, बिहेवियरल क्वालिटीज एंड अटेम्प्ट टू अडेप्ट to the ecological and cultural feature of group life. That this cultural approach consider the personality representation of groups demand for the ecological culture. Let us try to एक example दिया है, देखो। As you know that this is world proportion, हाँ, as you know the world proportion lives in forest, बहुत पढ़ लिया होगा, वैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, ज़्यादा कुछ है नहीं। दिस फॉरेस्ट एंड जैसे कि लिव्स इन फॉरेस्ट, माउंटेन रीजन्स विथ हंटिंग एंड गैदरिंग। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ये हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, एज देयर प्राइमरी मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो हमने इकोलॉजी पढ़ा था, और ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, वो एनवायरनमेंट, ये फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डायग्राम में भी दिखाया था मैंने। द बिरहोर और ट्राइबल ग्रुप ऑफ झारखंड रिप्रेजेंट सच अ पॉपुलेशन। तो मोस्ट ऑफ देम नोमैडिक है, नोमैडिक लाइफ,
विच रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट मूवमेंट इन स्मॉल बैंड्स। स्मॉल बैंड एक छोटा छोटा ग्रुप बना के एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में वो लोग जाते हैं सच एंड गेम्स सर्च ऑफ गेम्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि फ्रूट हो गया, रूट्स, मशरूम्स हो गया, हनी। बिरहोर सोसाइटी चिल्ड्रन लर्नस फ्रॉम एन अर्ली। देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन का पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रहा है, यहाँ से जो रेड में मार्क किया है वो दिखेगा। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एन अर्ली एज अलाउड इट, उनको अलाउ किया जाता है, मतलब उनको एक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। अलाउ ए फ्रीडम टू मूव इन फॉरेस्ट एंड लर्निंग हंटिंग एंड गैदरिंग स्किल्स, तो उनको अलाउ किया जाता है फॉरेस्ट में घुसने से। ये सब बेसिक चीज़ें यार, एक बार रीड करो सब दिमाग में बैठ जाएगा। चाइल्ड प्रैक्टिस एम्ड एट मेकिंग चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट, डू मेनी थिंग्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, ऑटोनोमस, ठीक है। अचीवमेंट ओरिएंटेड, रिस्क एक्सेप्ट रिस्क सच एज दोज इन्वॉल्व विद हंटिंग एंड फ्रॉम एन अर्ली एज, छोटी एज से ही उनको इस सब चीज़ों में इंडल्ज कराया जा रहा है, ठीक है। और क्या है, एग्रीकल्चर सोसाइटीज चिल्ड्रन आर सोसाइटी टू ओबीडियंट टू एल्डर्स, नर्चरेंट टू यंगस्टर्स, रेस्पॉन्सिबल टू देयर ड्यूटीज। तो ये सब जो क्वालिटीज़ है इतनी यंग एज में आ जाए तो उसकी पर्सनैलिटी एक अलग लेवल की होगी ऑफ कोर्स। सिंस दिस बिहेवियरल क्वालिटीज मेक पीपल फंक्शनल इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज, दे बिकम डोमिनेंट फीचर ऑफ द पीपल्स personality and constitute independence, autonomy and achievement, which are more functional and lately hunting and gathering society because of this different economic culture demands. Children in hunting and gathering agriculture societies develop the display different personality and patterns. तो देखो एक मिनट, अरे मेरी भाई क्या हो गया, क्या ना ये रहा, इतना पढ़ा था, इतना ही लिखा है मैंने, वो एग्जाम्पल मैंने बुक में ही समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे, ये अप्रोचेस का लास्ट होगा, उसके बाद हमारा नया टॉपिक एकदम टोटली नया आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, देखो एक ओवरव्यू देता हूँ। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कार्ल रोगर्स एंड अब्राहम। तो इसमें देखोगे रोगर्स और अब्राहम ये इनका नाम तो सुना होगा 11th में, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, है ना। कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट आइडिया प्रपोज्ड बाय दिस फुली फंक्शनल। रोगर्स ने क्या किया था, फुली फंक्शनल, अभी पढ़ेंगे। फुलफिलमेंट क्या है, फुली फंक्शनल क्यों, फुलफिलमेंट क्या होता है, नीड्स एंड वांट्स, एग्जाम्पल ले लेंगे कोई भी। मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस आर कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल एंड टैलेंट्स फुल एक्सटेंट। इनबॉर्न टेंडेंसीज, हमारी इनबॉर्न टेंडेंसी अमॉन्ग पर्सन टू एक्चुअलाइज inherited in nature, that is to bring your potential in reality. रॉगर्स मेक्स टू बेसिक अजम्पशन दिया था ह्यूमन बिहेवियर को लेकर। सबसे पहला था गोल डायरेक्टेड एंड वर्थवाइल, एंड दूसरा चूज अडेप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर, कंटिन्यूस ग्रोथ। और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग का मतलब क्या है, रीच देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। His theory structure around the concept of self, ये सब पढ़ेंगे। ट्रू सेल्फ क्या है, आइडियल सेल्फ क्या है, और ये वाला देख लो एक बार, ये वाला भी समझाऊंगा ये दोनों। हाँ, थोड़ा फास्ट चलते हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हैज मेनली डेवलप बाय द कार्ल रोगर्स एंड अब्राहम ने इनको प्रपोज किया, डेवलप किया। फिर रोगर्स इज द क्या इन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। आइडिया प्रपोज्ड बाय रोगर्स इज दैट फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, ही बिलीव दैट फुलफिलमेंट इज मोटिवेटिंग फोर्स। फुलफिलमेंट क्या है, मोटिवेटिंग फोर्स। फुलफिलमेंट मतलब कि जैसे हमारा कोई भी नीड और वांट हो गया, जैसे अभी मैंने वहाँ पे 90% लिख रखा था, जैसे आपको बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना नंबर लेके आना है, तो एक आपका नीड हो गया जो अब एक मोटिवेटिंग फोर्स है फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटीज़, हम हमेशा अपने कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल, टैलेंट्स को एक फुलेस्ट एक्सटेंट पे ट्राई करते हैं उसको एक्सप्रेस करने का। एंड एक इनबॉर्न टेंडेंसी है अमंग पर्सन दैट डायरेक्ट एक्चुअलाइज एंड इनहेरिटेड नेचर, ठीक है। रॉगर्स में 2 अजम्पशंस उन्होंने बनाए अबाउट ह्यूमन बिहेवियर को लेकर। सबसे पहले क्या था, गोल डायरेक्टेड एंड वर्थवाइल। दूसरा क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर, ठीक है। और रॉगर्स थ्योरी ग्रीव आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू हिज पेशेंट। तो ये जो थ्योरी है वो अपने जो पेशेंट को उनको सुनते थे उनको सुन के जो एक्सपीरियंस किया उससे एक थ्योरी दिया था इन्होंने अपने पास्ट को लेकर। थ्योरी ग्रो आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग पेशेंट इन हिज क्लिनिक, and he noted that self was an important element in expression of his own client. तो self एक important element है in experience of his client.
दस हिज थ्योरी स्ट्रक्चर अराउंड मतलब पूरा रिवॉल्व करती है, जो पूरी थ्योरी है इनकी जो फुली फंक्शनिंग का, वो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ पे पूरा रिवॉल्व करता है। एजम्पशन दैट पीपल आर कंस्टेंटली एंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ सेल्फ। तो हम इसमें ट्रू सेल्फ, दो चीज़ के बारे में बात किया है। ट्रू सेल्फ मतलब क्या होता है कि एक रियल सेल्फ, ट्रू सेल्फ मतलब जो रियलिटी है, एंड आइडल सेल्फ मतलब जो हम जैसा बनना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, रॉकर सजेस्ट दैट ईच पर्सन ऑल्सो हैज़ अ कंसेप्ट ऑफ आइडल सेल्फ। आइडल सेल्फ क्या है? इज दैट अ पर्सन वुड लाइक टू बी। और ट्रू सेल्फ मतलब रियलिटी, जो रियल में हम हैं, और जो आइडल सेल्फ मतलब जो हम बनना चाहते हैं, फिर जैसा हम अब कोई आइडल या फिर किसी का इंस्पायर हो रहे हैं उससे वैसा बनना चाहते हैं। डिस्क्रिपेंसीज देखो, when there is a correspondence between this real and self, मतलब करस्पॉन्डेंस और डिस्क्रिपेंसी जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था उसमें छोटा सा, उससे समझेंगे अभी। अ पर्सन इज जनरली हैप्पी, discrepancies between the real self and ideal self of result in unhappiness and dissatisfaction. Rogers basic principle is that people behave in tendency to maximize self concept through self actualization. In this process self grows, expand and becomes more social. तो ये जो था ना, हाँ ये आइडल और रियल। देखो यहाँ पे मैंने इसको समझाया कि जो करस्पॉन्डेंस और डिस्क्रिपेंसी क्या है, डिस्क्रिपेंसी के बारे में बात किया है। आइडल एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, रियल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इससे क्या, अनहैप्पी। आइडल और रियल दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे क्या है, हैप्पी है। अब ये समझ आएगा क्या अनहैप्पी की बात कर रही है यहाँ पे। इधर आते हैं। रॉगर्स व्यू ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस। तो हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस इन्वॉल्व्स लर्निंग टू रियलाइज वन सेल्फ एंड मास्टरिंग। क्या होता है इसमें, क्या इन्वॉल्व होता है कि वन सेल्फ मास्टरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ही रिकग्नाइज द रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट में सोशल इन्फ्लुएंस का क्या रोल है। व्हेन सोशल कंडीशंस आर पॉजिटिव, जो सोशल कंडीशंस पॉजिटिव होंगे तो सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम हाई होगा। इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन दिस क्या, जो कंडीशंस नेगेटिव होंगे तो सेल्फ कंसेप्ट क्या होगा, लो होगा। पीपल विद हाई सेल्फ कंसेप्ट, जैसे कौन जिसका जो हाई पढ़ रखा है यार ऑलरेडी सेल्फ कंसेप्ट क्या है ये, और जो जिनका हाई होता है, फ्लेक्सिबल, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। द सिचुएशन वारंट्स दैट एन एटमोसफियर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड must be created in order to enhance the enhancement of people's self-concept, and the client-centered therapy that Rogers developed basically attempts to create this condition. तो एक unconditional positive regard in order to जो persons के self concept को enhance करने के लिए होता है। और कैसे होगा, उन्होंने एक क्लाइंट सेंटर, जिसमें ज़्यादा वैसे बुक में दिया नहीं है, बस एक टर्म मेंशन किया है क्लाइंट सेंटर थेरेपी के बारे में। और यहाँ पे ये वाला पढ़ लेना कि हेल्दी पर्सन कौन होता है, जो बिकम हुज बिकम ऑफ अवेयर ऑफ देमसेल्फ फीलिंग्स, देयर लिमिट्स, एक्सेप्ट हियर एंड नाउ, नॉट ट्रैप्ड, लिव इन डू नॉट लिव इन पास्ट और ड्वेल इन फ्यूचर थ्रू एंशियस एक्सपेक्टेशंस एंड डिस्टॉर्टेड डिफेंस। ये छोटा सा ये वाला देखो, ये जो डायग्राम है, पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट एंड सेल्फ कंसेप्ट का। सेल्फ कंसेप्ट, ये जो कॉन्ग्रुएंसी का डायग्राम है, ये देखो एक सर्कल बना है। सेल्फ कंसेप्ट ये एक अलग ही है और इसमें भी आ जा रहा है एक्सपीरियंस, और ये इतना अच्छे से पता नहीं है मुझे, बट मतलब यही है कि वेल एडजस्टमेंट इंडिविजुअल, जो सेल्फ कंसेप्ट और एक्सपीरियंस का दोनों का कॉम्बिनेशन, एक तरीके से कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस हो रहा है। वेल एडजस्टेड, दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी है, और इनकॉन्ग्रुएंसी है सेल्फ कंसेप्ट और एक्सपीरियंस के बीच में, पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल। फिर हमने यू आर फैमिलियर विद द हायरार्की ऑफ नीड्स प्रपोज्ड बाय मैस्लोस। अभी तक हमने जो भी पढ़ रहे थे, रॉगर्स का ही चिप्स की रहा था, फुली फंक्शनिंग, क्लाइंट सेंटर। अब क्या है, मैस्लोस का क्या है रोल। तो 11th क्लास में हमने वो पढ़ा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। हेल्दी पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर अटेनमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन विच पीपल हैव रीच्ड देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, मैस्लोस हैज एन ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव व्यू ऑफ मैन हु हैज पोटेंशियल फॉर लव, जॉय एंड डू क्रिएटिव वर्क। And human beings are considered to shape their lives, and self-progression becomes possible by analyzing, motivating the goal of life. We know that biological security, belongingness needs called survival needs. ये biological need security, we know that the biological security, belongingness security, biological अलग है, biological कॉमा इधर, biological security and belongingness needs called survival needs. बायोलॉजिकल में हमने पढ़ा था ना वो हंगर थ्रस्ट करके, बायोलॉजिकल नीड्स क्या होता है।
are commonly found among the animals and human beings. Thus, the individual's sole concern with the satisfaction of these needs reduces him to reveal the level of animals. Sole concern with the satisfaction of these reduces, ये कुछ अलग ही था, reduces her or him to the level of animals. Animals की level तक गिरा देता है क्या? पता नहीं. The real journey of human life begins with the pursuit of self-esteem and self-exploration needs. The humanistic approach emphasizes the significance of positive aspects of life. तो ये रहा, who is healthy person? नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पे. असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. असेसमेंट मतलब हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्या है असेसमेंट का, एक मेजरमेंट. ठीक है, पर्सनैलिटी को इसमें अब टेस्ट करेंगे, मेज़र करेंगे एक तरीके से. When we meet new people, often understand themselves and predict. जो इसमें बेसिक इसमें क्या दे रखा है कि जब हम नए लोग से मिलते हैं तो जैसे हम अपने फ्रेंड्स को देख लो या किसी नए को देखते हैं, जैसे हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कोई हमसे पूछने लगता है कि जैसे मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि बता मैं क्या सोच रहा हूँ. मुझे कैसे पता चलेगा भाई तू क्या सोच रहा है, अभी तो 12th क्लास में ऐसे तो पता चल जाएगा. तो फिर हम लोग असम्पशंस बनाने लगते हैं, प्रिडिक्ट करने लगते हैं बिहेवियर को या फिर पर्सनैलिटी को जज करने लगते हैं कि हाँ इसकी ऐसी पर्सनैलिटी है वगैरह वगैरह. किस पे बेस्ड पे? आर पास्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, कन्वेंशन, इमेशंस. ठीक है, इसमें ये दिया जजमेंट करते हैं. ठीक, ठीक. अब फॉर्मल एफर्ट, तो ये तो हम लोग इनफॉर्मली एक तरीके से कर रहे हैं. तो जो पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या होता है वो फॉर्मली होता है. अ फॉर्मल एफर्ट एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग अ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज पर्सनैलिटी असेसमेंट. फॉर्मली होता है. ठीक है, और अभी तो देखो अभी जितना भी कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, फिर कुछ भी जैसे होता है साइकोलॉजी को लेकर या फिर किसी भी चीज़ की स्पेशलाइजेशन, किसी बीमारी को लेकर, तो बिना स्पेशलिस्ट या फिर बिना वो थ्योरिस्ट का या फिर उसका उस फील्ड में वो एकदम क्या कहते हैं, अभी एक वर्ड आएगा मुझे याद नहीं आ रहा है, वो ट्रेंड हो एक तरीके से. वो ट्रेंड बिना एक्सपर्ट के अंडर नहीं कर सकते वरना बायस्ड हो जाएगा, वो रिजल्ट जो होगा वो बायस्ड हो जाएगा. तो ये फॉर्मल है क्योंकि इसमें एक एक्सपर्ट के द्वारा ये सब किया जाएगा. पर्सनल आइडेंटिटी असेसमेंट. ठीक है, असेसमेंट क्या है इसका मैंने नोट्स ही मंगाया अभी रिसेंटली. आज तो देखो फरवरी हो गया, 18 फरवरी, 22 को पेपर है तो बाकी सब्जेक्ट्स रह गए थे. तो असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ. तो असेसमेंट से एक प्रोसीजर क्या डिफरेंशिएट करना पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. द गोल ऑफ द असेसमेंट क्या गोल है? अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट बिहेवियर एंड मिनिमम एरर. क्या ये जो 3 ग्रीन क्या है तो इसमें क्या है? डिफरेंशिएट करना पीपल को असेसमेंट में, मिनिमम एरर होना चाहिए, मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए. एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैसे बिहेव कर रहा है, कोई भी कर रही है कर रहा है पर्सन जनरली हाउ डज और हाउ person generally does or how she or he behaves in given situation. As understanding diagnosed ना एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट, तो कैसे हम समझ सकते हैं किस किस सिचुएशन में. असेसमेंट इज ऑल्सो यूजफुल इन डायग्नोज. रुक जा यार, ठीक. काउंसलिंग अदर साइकोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राई टू असेस. अब देखो ये कौन कौन से असेसमेंट बहुत सारे यूज हुए हैं. तो साइकोमेट्रिक हमने पढ़ रखा है. अब बताओ तुम लोग कहाँ पे पढ़ रखा है साइकोमेट्रिक. साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राई टू असेस दिस पर्सनैलिटी वेरियस टेक्निक्स में, जैसे सेल्फ रिपोर्ट पढ़ेंगे हम लोग, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और बिहेवियर एनालिसिस. यहाँ तक खत्म, ज़्यादा नहीं पढ़ना. ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं यार. कितना 2 पेज ही है, कुछ है नहीं, नाम से देख लो. असेसमेंट में क्या है? सेल्फ रिपोर्ट का डेफिनेशन नहीं पढ़ा था कि खुद के अपने हमारे क्या ओपिनियन है खुद को लेकर, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उसी का कैसे होगा. तो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है वो देखते हैं. एल्पोर्ट्स हु सजेस्टेड द बेस्ट वे मेथड टू असेस अ पर्सन इज लाइकली. सेल्फ रिपोर्ट मतलब खुद का एक रिपोर्ट, खुद का बारे में बताना, खुद के जो थॉट्स है, आइडियाज़ है वो. बाई आस्किंग हिम और हर अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ. तो इसका बेस्ट मेथड क्या है इसको मेज़र करने का सेल्फ रिपोर्ट के थ्रू, कि एक कोई भी इंडिविजुअल से उसको पूछना उसके बारे में ही कि तुम कैसे हो कैसी भी हो. वरना लड़कियां गुस्सा मान जाएंगी कि हमें लड़के वाले बोलते हैं. वैसे जनरली टीचर देखो ना तो ऐसे ही बोलते हैं जो बॉय को समझ के. हर और हिम अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ. दिस लेड टू यूज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर. इससे यूज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर देयर आर फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर. ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं उसमें बता देता हूँ. फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर ऑफन बेस्ड ऑन थ्योरी रिक्वायर्स टू सब्जेक्ट गिव वर्बल. इसमें वर्बल रिस्पॉन्सेज है यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल.
देखो स्ट्रक्चर मेजर होगा, वर्बल रिस्पॉन्स होगा, रेटिंग स्किल समझ रहे हो, कोई भी एक चीज़ का जैसे एक लेवल, एक तरीके का लेवल कि इसका पर्सनैलिटी का हो गया, हार्ड वर्किंग का हो गया, डिटर्मिनेशन का हो गया, कुछ भी ले लो, उसका एक रेटिंग स्केल हो, 1 से 10 हो गया, 1 से 10 तक ही मोस्टली रेटिंग होता है ना, तो 0 पे है, 1 पे 2 3 पे 10 तक है, कैसा है। दिस मेथड रिक्वायर्स द सब्जेक्ट। हाँ एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे सब्जेक्ट बहुत लोग को ऐसा कन्फ्यूज नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, लास्ट में आ गया 12th के एंड में हो तो सब्जेक्ट क्या, जैसे पेशेंट होता है ना, डॉक्टर्स के लिए पेशेंट कहते हैं, वैसे साइकोलॉजिस्ट में जब भी असेसमेंट होता है किसी चीज़ पे या फिर एक क्लाइंट से वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट यूज़ करते हैं एक इंडिविजुअल के लिए, तो एक साइकोलॉजिस्ट और सब्जेक्ट ऐसे यूज़ करते हैं, तो ये सब्जेक्ट हम ही लोग जिस पे टेस्ट वेस्ट हो रहा है। तो दिस मेथड रिक्वायर द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट हिज ऑन फीलिंग, तो खुद की फीलिंग्स को बताना विद रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स। और इसमें क्या होगा अभी देखना, इस अब तुम खुद समझ जाओगे कि अब कोई भी इसमें पर्सनैलिटी से कैसे हम एसेस कर पाएंगे। अभी देखना इसमें क्या एक तरीके का नेगेटिव की चीज़ क्या है इसमें। जैसे कौन सा एक्सेप्ट द फेस वैल्यू दे आर स्कोर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्वांटिटेटिव क्यों बोला है, रेटिंग स्केल हो गया। सम ऑफ द वेल नॉन सेल्फ रिपोर्ट, ये सेल्फ रिपोर्ट का एक बेसिक अभी आइडिया था, उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। MMPI इसका क्या है, द माइनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, दिस इन्वेंट्री इज वाइडली यूज्ड एज टेस्ट इन पर्सनैलिटी असेसमेंट। Hathaway and McKinley developed this test by helping the tool of psychiatric diagnosis, but the test had been found very effective in identify। तो इन्होंने इसमें साइकेट्रिक डायग्नोसिस के लिए बनाया था, डेवलप किया था, बट क्या, हाँ बट द टेस्ट हैज़ ज़्यादा इफेक्टिव किसमें, साइकोपैथोलॉजी में ज़्यादा फाउंड हुआ। एक तरीके का ट्रीटमेंट ही है, मैंने सर्च किया था, मैं भूल गया, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, एक सेकंड। नहीं लिखा क्या यार, नहीं लिखा है यार, हाँ साइकोपैथोलॉजी, इट इज़ रिवाइज्ड वर्जन इज अवेलेबल इन एज MMPI-2 एंड कंसिस्ट ऑफ 567 स्टेटमेंट्स हैं उसमें। सब्जेक्ट है, हाँ इसमें देखो ट्रू और फॉल्स पे ज़्यादा इस पर आंसर्स देते हैं। सब्जेक्ट हैज़ टू जज द ईच स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, मैंने कोई भी क्वेश्चन दे दिया है तो बहुत ट्रू और फॉल्स पे आपको देना होता है, फॉर हर और हिम। दिस टेस्ट इज डिवाइड इनटू 10 सब्सटैकल्स, ये इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 6 इसमें क्या क्या है एक बार पढ़ लेना, वैसे एक बार बस पढ़ लेना, इतना कुछ लिखे आता नहीं है। मैलिक एंड जोशी डेवलप्ड द जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, तो ये इंडियन वर्जन है, JMPI अलॉन्ग विद द MPPI। फिर नेक्स्ट आता है आइजेंक्स पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, ये पढ़ा नहीं था क्या, दिखाऊं क्या यार, आइजेंक्स पर्सनैलिटी, आइजेंक्स थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, न्यूरोटिज्म मतलब कि इमोशनली अनस्टेबल वर्सेस इमोशनली स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन, ये सब पढ़ाया तो था, उसी का पीछे जो पढ़ा था वही आएगा, ये फिर से आ रहा है तो पढ़ रखा है, ठीक है। उसके अभी इसमें क्या पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, जो EPQ बस एक वर्ड यूज़ किया था उसका आगे बता रखा है क्या है। डेवलप्ड बाय आइजेंक्स सेज 2 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, 2 डायमेंशंस, पहला क्या है इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड, पढ़ रखा था क्या है, इमोशनली स्टेबल अनस्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल क्या पढ़ रखा था। थर्ड डायमेंशन क्या दिया था उन्होंने, थर्ड डायमेंशन दीज डायमेंशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय 32 पर्सनैलिटी ट्रेट्स इसमें थे। एंड लेटर ऑन आइजेंक्स ने एक ऐड कर दिया थर्ड डायमेंशन, साइकोटिज्म और सोशलिज्म। साइकोटिज्म का अपोजिट है टोटली, रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, जिसमें क्या आता है टफ मैनर ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल, जैसे हॉस्टाइल हो जाना, सोशली एंटी सोशल हो जाना, सोशल कन्वेंशन। अ पर्सन स्कोरिंग ऑन दिस इज हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल। दिस टेस्ट इज वाइडली यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है 16 PF, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, किसने दिया था, 16 PF को कैटल ने। दिस टेस्ट इज डेवलप्ड on the basis of studies and identify large set of personality descriptions which were subjected to factor analysis to identify basic personality structure. You will learn about this later, ये तो आगे पढ़ेंगे, बेसिक इसमें छोटे छोटे नॉर्मल दे रखा है। एंड द टेस्ट विद अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट गिवन अल्टरनेटिव्स। तो कुछ सेट्स होगा, स्पेसिफिक सिचुएशंस होगा, उसमें कोई एक सेट ऑफ अल्टरनेटिव से कैसे उसको स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। टेस्ट कैन बी यूज्ड विद हाई स्कूल, तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और एज वेल एज अडल्ट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी फाउंड एक्सट्रीमली यूजफुल इन करियर गाइडेंस एंड वोकेशनल और occupational testing. Apart from that, the few popular tests use self-report techniques which have been described above.
सेवरल अदर्स दैट हैड ट्राई टू एसेस स्पेसिफिक डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे कि इसमें क्या क्या है, अथॉरिटेरियन को ये सब फोकस करना, कैसे पर्सनैलिटी को एक कुछ डायमेंशंस में, लाइक अथॉरिटेरियनिज्म, लोकस ऑफ कंट्रोल, ऑप्टिमिज्म. एज यू प्रोसीड फर्दर यू विल स्टडी द साइकोलॉजी, यू विल कम टू नो मोर अबाउट दैम. तो ये उसमें बस दे रखा है कि किसने क्या किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. और देख लेते हैं इसमें 2 प्रॉब्लम्स क्या थी. देखो, द सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर है, सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. तो 2 दिया है इसमें. सोशल डिजायरेबिलिटी इज वन ऑफ देम. इट इज़ टेंडेंसी ऑन पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्डेंट टू एंडोर्स आइटम इन अ ये वाला कीवर्ड याद रखना. चल ले भाई. हाँ, सोशली डिज़ायरेबल मैनर, मतलब इसमें सोशली डिज़ायरेबल मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग. जैसे मान लो तुम्हें कोई ज़रूरी काम है, या फिर तुम कहीं तो जा रहे हो लेकिन कुछ हो गया, जैसे सोसाइटी की जो ज़रूरत, सोसाइटी चाहती है कि ऐसा करें, वैसा आपको करना पड़ेगा. ठीक है. सोशली डिज़ायरेबल मैनर में आपको एक्ट करना पड़ेगा. जैसे आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो आपकी, जैसे आप जा रहे हो, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और आपको इंटरव्यू है, या फिर आप कहीं तो लेक्चर देने जा रहे हो, तो वहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ऐसा कुछ तो हो गया, कोई भी चीज़ ले लो, तो आपको वहाँ पे सोशल डिज़ायरेबिलिटी, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट है एक्विसेंस. इसमें क्या है, इज़ अनदर वन. इट इज़ टेंडेंसी ऑफ सब्जेक्ट टू एग्री विथ आइटम्स क्वेश्चन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट. तो कोई भी जैसे क्वेश्चन हो गया, उसको एग्री कर देना, उस पर यस बोल देना. सेइंग यस टू द आइटम्स, दिस टेंडेंसी रेंडर टू असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. अब हर चीज़ को आप यस नहीं बोल सकते. लर्न टू से नो. ओके. Next, it is necessary to sound the note of caution stage. Remember that psychologist testing understanding personality requires great skill. अभी देखो, अभी जब भी असेसमेंट है, ग्रेट स्किल, ये आगे बहुत बार यूज़ होगा, हर टेक्निक्स में यूज़ होगा, हर इसमें यूज़ होगा असेसमेंट में. ग्रेट स्किल एंड ट्रेनिंग, एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, वरना जो क्या कहते हैं रिपोर्ट है या फिर जो रिजल्ट है वो बायस हो जाएगा. अनलेस यू हैव एक्वायर्ड दिस ऑप्टिमम लेवल. एक ठीक है, अंडर केयरफुल सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट, या कहीं हर में एक कीवर्ड है, यूज़ करके आ जाना. यू शुड नॉट वेंचर इनटू टेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी ऑफ योर फ्रेंड्स, डू नॉट स्टडी. तो हम लोग कभी तो इसमें मना किया है कि जो साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हैं उनका टेस्टिंग ना करें, इंटरप्रेट ना करें उनके बिहेवियर को. नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टाइल टेक्निक्स. प्रोजेक्टाइल अभी तक जो हमने पढ़ा ना, ये इनडायरेक्ट था. ठीक है, इनडायरेक्ट कह लें तो मतलब हमने ऐसे पूछ लिया, मैंने आपसे पूछ लिया कि आपके बारे में मैंने पूछ लिया, उससे मैंने आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया, आपके बिहेवियर को जज कर लिया, ऐसे करके. ठीक है, आपका एक जनरल आइडिया बना लिया कि आप कैसे हैं, आप कैसी हो, कैसे हैं. ठीक है, तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, ये डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट है. नहीं, ये डायरेक्ट है. प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, इनडायरेक्ट है. अभी तक जो हमने पढ़ा ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता था, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता था. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, इनडायरेक्ट है. और अभी तक जो इसे पढ़ा हमने सेल्फ रिपोर्ट, ये इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट क्या है, इसमें आपको कोई भी पूछ ले रहा है कि आप क्या हो, आपके फीलिंग्स क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं, उस पर बेसिस पे जज किया जाता है. दिस पर्सनैलिटी असेसमेंट जो अभी तक हमने जो टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट पढ़ा सो फार इज नोन एज डायरेक्ट टेक्निक्स. वो सब डायरेक्ट टेक्निक्स थी, बिकॉज दे टेंड टू रिलाई ऑन द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सन हु इज क्लियरली नोन टू हिज और पर्सनैलिटी बीइंग असेस्ड. उसमें उनको पता है कि उनकी पर्सनैलिटी असेस की जा रही है, क्लियरली नोस. ठीक है, एंड डायरेक्टली ऑब्टेन किया जा रहा है. एंड द सिचुएशन पीपल जनरली कॉन्साइज एंड हेस्टेट. तो मैंने बताया था ना कि जब ये डायरेक्टली या फिर फीलिंग और ये सब शेयर कर रहे हैं, तो उनको जब मान लो अभी मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी जज करूँगा, तो ऑफकोर्स है कि तुम मान लो तुम बहुत झूठ बोलते हो. सॉरी, तुम नहीं ना, मैं, सॉरी कोई नहीं लेते हैं, एक रैंडम पर्सन है, कोई भी वो झूठ बोलता है. ठीक है, एक नेगेटिव चीज़ है उसके अंदर, लेकिन मैंने उसको बता दिया कि मैं आपकी पर्सनैलिटी जज करूँगा, तो जो मैं क्वेश्चन उसको पूछूंगा वो ऑफकोर्स उसमें चेंज करेगा, हेजिटेट करेगा बोलने में. उसको पता चल जाएगा कि अगर मैंने बोल दिया कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, या फिर मैं चोरी चकारी करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो वो मेरी पर्सनैलिटी से इस पर क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे. ठीक है, तो हेजिटेट टू शेयर देयर प्राइवेट फीलिंग्स, थॉट्स एंड मोटिवेशंस. ठीक है, when they do so they often do it in a socially desirable manner. And the psychoanalysis tells a large part of human behavior is governed by the unconscious motive. Unconscious पढ़ा था हमने, conscious unconscious पढ़ा था. unconscious तो ये वाला जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स unconscious motives के बारे में ध्यान देगा. डायरेक्ट मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट cannot be uncovered the conscious part of our behavior. Here they fail to provide us with a real picture of individual's personality. ठीक है, रियल पिक्चर ऑफ पर्सनैलिटी उसमें नहीं दिखेगी.
एंड दिस प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो इससे इस प्रॉब्लम को कैसे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रियल पिक्चर ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि वही बात हुई ना, आपको पता चल गया कि आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हुई, तो आप ऑफकोर्स आप नहीं, एक रैंडम पर्सन, ठीक है, एक रैंडम पर्सन उसको चेंज कर देगा या कर देगी। तो दिस प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम। तो इसको इस रियल जो उसकी पर्सनैलिटी हमें नहीं देखने को मिलती, उस प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। क्या है ये इनडायरेक्ट मेथड? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वर डिपेंड ऑन द असेस अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स। इनडायरेक्ट, ठीक, समझ आ रहा है? समझ लगा है हो कि ना है? इनडायरेक्ट, दिस टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट अ लेस स्ट्रक्चर, ये लेस स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर, दिस बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट अ लेस स्ट्रक्चर या फिर अनस्ट्रक्चर स्टिमुलस, कोई भी लेस स्ट्रक्चर या फिर अनस्ट्रक्चर सिचुएशन से विल अलाउ द इंडिविजुअल्स टू प्रोजेक्ट हिज और हर फीलिंग, डिजायर्स एंड नीड्स सो दैट सिचुएशन। प्रोजेक्शंस आर इंटरप्रेटेड बाय एक्सपर्ट्स। देखो एक्सपर्ट फिर से आ गए। वैरायटी ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, डेवलप की गई हैं, जैसे सम ऑफ देम रिक्वायर्स रिपोर्टिंग एसोसिएशन विद स्टिमुलाई लाइक वर्ड्स, इंक, ये भी पढ़ेंगे, इंक ब्लॉट्स क्या है। सम इन्वॉल्व स्टोरी राइटिंग। अब ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, उसमें बेसिक एक जनरल आइडिया दे रखा है इसमें कि कुछ क्या होगा, वर्ड्स होगा, इंक ब्लॉट्स होगा, कोई सेंटेंस से रिलेटेड होगा, कोई भी सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, एक्सप्रेशन होगा, थ्रू ड्राइंग्स हो गया, ऐसे ऐसी चीज़ें अभी आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। अब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अभी देखना, एक सेकेंड ना, ठीक है। रिक्वायर्स फॉर चॉइस ऑफ स्टिमुली फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ स्टिमुलस। अरे भाई दिख जाना अच्छे से। While the nature of the stimulus and response of these techniques are universally, all of them share the following features. तो क्या फीचर्स हैं उसके? तो then stimulus are relatively fully unstructured or poorly defined. The person being assessed is usually not told. तो उसमें देखो ये पुअरली डिफाइंड या अनस्ट्रक्चर है, अभी पता चलेगा क्या है वो। एंड इसमें बताया नहीं जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट की जा रही है, मेथड ऑफ स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं बताया जाता है, पर्पस क्या है, पर्सन इनफॉर्मल एंड देयर आर नॉट, इसमें बताया जाता है कि कोई भी करेक्ट आंसर या इनकरेक्ट आंसर नहीं है। जैसे आपने वो दिया होगा ना 5 जो थे, SCQ, स्कैट, HCI, ये सब वाला। ईच रिस्पॉन्स इज कंसिडर टू रिवील सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। तो हर एक रेस्पॉन्स से क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट एक रिवील होगा एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, कुछ सिग्निफिकेंट या फिर कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ कुछ ऐसे करके पर्सनैलिटी रिवील होने वाली है। स्कोरिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लेंदी एंड समटाइम्स सब्जेक्टिव। तो जो स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन लेंदी है, sometimes subjective. Projective techniques are different from the psychological subjective manner and requires quality analysis which requires training. हाँ फिर से वही आ गया, rigorous training, quality analysis चाहिए, rigorous training, and this some of the well projective techniques are briefly discussed. जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है रोरसैक, पता नहीं क्या है, सॉरी, रोरसैक इंक ब्लॉट टेस्ट। सबसे पहले इंक से याद रखना, इंक में अभी क्या आएगा, इसमें क्या है, कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय द हरमन एंड रोरसैक। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 इंक ब्लॉट्स हैं इसमें, ठीक है, ये लिख लेना, लिख दो क्या इधर, ऐसे तो हो गया बुक का यूज़। 10 इंक ब्लॉट्स है वो, 5 क्या है उसमें, ब्लैक, दो क्या है, रेड, और 3 क्या है, कोई भी एक पेस्टल कलर। तो इसमें क्या है, 5 ऑफ देम ब्लैक है, 2 ऑफ देम रेड है, एंड देन 3 इज द पेस्टल कलर, एंड द ब्लॉट्स आर सिमेट्रिकल डिज़ाइन एंड विद स्पेसिफिक, एक कोई भी सिमेट्रिकल डिज़ाइन है और एक स्पेसिफिक शेप है उसका। ईच ब्लॉट इज प्रिंटेड इन अ सेंटर ऑफ वाइट, एक वाइट कार्डबोर्ड है उस पर प्रिंटेड, एक इमेजिनेशन करते चलो क्या क्या बन रहा है इसमें, तुमने कर भी सकते हो, ये घर पे इतना कुछ है नहीं इसमें। ईच ब्लॉट इज टेस्ट इन सेंटर ऑफ द वाइट बोर्ड, और जो उसका डायमेंशन है कार्डबोर्ड का 7x10 साइज़ है उसका। एंड द ब्लॉट्स वर ओरिजिनली मेड बाय ड्रॉपिंग इंक। तो जो कार्डबोर्ड है उस पर हम लोग ड्रॉप करें, इंक का ड्रॉप करना है, ठीक है, ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्डिंग देम, उसको फोल्ड करना है हाफ में, हैंस कॉल्ड इंक ब्लॉट, इसलिए इसको इंक ब्लॉट टेस्ट कहा गया है। एंड द कार्ड एडमिनिस्ट्रेड इन 2 फेजेस, ये जो कार्ड एडमिनिस्ट्रेड इंडिविजुअली इन 2 फेजेस, 2 फेजेस में इसको देखा जाता है, समझ गया ना। एक पेपर है, वाइट पेपर पे डायमेंशन तेरे को तो उसमें मतलब है नहीं, एक ड्रॉप गिरा है, लिख देना, बट एग्जाम है, खुद के पर्सनल यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ। तो उस पर, और उसको पेपर को तुमने फोल्ड कर दिया, ठीक है, पेपर फोल्ड करने के बाद जो भी एक पैटर्न बनेगा उस पर क्या अजम्पशन है आ रहा है वो अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है दो फेजेस हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट फेज इज परफॉर्मेंस प्रॉपर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट आर शोन द कार्ड्स एंड आस्क्ड टू टेल व्हाट दे सीन। तो मैंने आपको ये फोटो दिखा दिया, मैंने आपको पूछ लिया कि ये बताओ इसमें क्या देख रहे हो, बस इसमें इतना है परफॉर्मेंस प्रॉपर में, समझे, इजी। नेक्स्ट आता है
सेकेंड फेज क्या है, इंक्वायरी, अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ रिस्पॉन्स। अब इसके बारे में तुम्हें पूछूंगा, परफॉर्मेंस प्रॉपर में तो मैंने डिटेल ऐसे पूछ लिया क्या है इसमें, अब मैं पूछूंगा तुम्हें क्यों, कैसे, क्या बेसिस पे तुमने ऐसा बोला है। इज प्रिपेयर्ड बाय आस्किंग सब्जेक्ट टू टेल वेदर हाउ, वेयर, हाउ एंड व्हाट बेसिस पे आपने ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दिया है। फाइन जजमेंट्स एंड टू प्ले सब्जेक्ट्स, रिस्पॉन्स इज मीनिंगफुल, कंटेक्स्ट मीनिंगफुल वो होना चाहिए, एंड दिस यूज ऑफ इंटरप्रिटेशन दिस रिक्वायर्स एक्सटेंसिव, फिर से आ गया ट्रेनिंग, एक्सपर्ट्स एंड ऑल, ये रहा। ऐसे तो हमें टीचर ने बोला था, तो किसी ने बोला था फ्रॉग, नहीं किसी पता नहीं किसी ने कुछ सब ने अलग अलग अपने अपने ओपिनियन दिए थे। तो किसी को लग रहा था कि जेट है, या फिर और किसी को लग रहा था बोन है, क्योंकि इसमें लग रहा कि कोई देखो पर्सन है, हाथ हो गई, ये वेस्ट हो गया, और ये पैर वैर हो गया, यहाँ से एक मुकुट कोई पहना रहा है, और ये मान लो 2 गिलहरी हैं, कुछ भी बन रहा था यार, अपना देख लो। ये एग्जाम्पल ऑफ रॉर्सैक इंक प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट आता है थीमेटिक अप्रिशिएशन ऑफ टेस्ट, टैट। ये एनडीए वाले जो एनडीए एग्जामिनेशन दे चुके हैं, या फिर जिनको नॉलेज है उसके बारे में पता है जो बेसिक चीज़, वो समझ जाएंगे थीमेटिक वाले में क्या है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जो एसएसबी का पहले दिन होता है, क्लियर करें ओआईआर के साथ, तो अंदर वरना बाहर। देखो, द टेस्ट वॉज डेवलप्ड, मैंने बताया है, अब मेरा जो शॉर्ट्स वीडियो है ना वो 90 डेज़ का 90 हार्ड चैलेंज मैंने अभी प्राइवेटाइज़ किया है, एग्ज़ाम के बाद कर दूंगा उसको पब्लिक। उसमें पूरा एनडीए के बारे में पूरा डिस्कशन में बताया है 5 वीडियोज़ में, 90 वीडियोज़ हैं उसमें, 5 वीडियोज़ में मैंने पूरा बताया है कि इसमें कैसे प्रोसीजर है, क्या क्या है उसमें, एक बार देख लेना। देन टेस्ट डेवलप्ड बाय द मॉर्गन एंड मुर्रे, इट इज़ लिटिल मोर स्ट्रक्चर, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर है इसकी देखें तो, यहाँ तो देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर है। एंड देन इंक बोर्ड, द रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड, 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड, एंड ईच पिक्चर कार्ड्स डिपिक्ट्स 1 मोर पीपल इन वैराइटीज ऑफ सिचुएशन। तो हर एक पिक्चर कार्ड जो क्या कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है 1 और मोर पीपल इन वैराइटी ऑफ सिचुएशंस में उनको डिपिक्ट कर रहा है। ईच पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन अ कार्ड, हर एक पिक्चर एक कार्ड पे प्रिंटेड है। एंड सम कार्ड्स आर यूज्ड विद अडल्ट, कुछ अडल्ट मेल्स के साथ, कुछ अडल्ट फीमेल्स के साथ, अदर्स यूज़ किया जा रहा है, कुछ हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स के साथ। स्टिल अदर्स आर यूज्ड इन सम कॉम्पिटिशन्स। 20 कार्ड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर अ सब्जेक्ट, ठीक, ऑल्दो अ लेसर नंबर ऑफ कार्ड। 20 कार्ड तो अप्रोप्रिएट है, उससे कम भी हो सकता है, इवन 5 हैव आल्सो सक्सेसफुली दिस कार्ड प्रेजेंटेड वन एट अ टाइम, सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, ये याद रखना, टेल अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन। तो मैंने बोला ना, जिसको इंडिया वाले का ज़्यादा पता होगा वो समझ गया होगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, कोई भी एक पिक्चर दे दिया और उसमें ब्लर पिक्चर देते हैं ऐसे, तो एक पिक्चर दे दिया, अब यहाँ पे हर किसी का अलग अलग अजम्पशंस होगा। यहाँ पे जैसे मान लो कि इसको मुकुट दे रही है कोई रोल प्ले के लिए, या फिर एक तरीके की ये नेगेटिव कोई है जो इसको हार्म करना चाहती है, ऐसे करके सबका ओपिनियन लिया जाता है। उसके बेसिस पे आपकी स्टोरी को देखकर, और जैसे स्टोरी को देखकर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसा बताया जाता है। इसका ये पर्पज़ है। पिक्चर, व्हाट लेड अप टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है उस सिचुएशन में, क्या होगा फ्यूचर में, व्हाट कैरेक्टर्स आर फीलिंग, तो कैरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं एक दूसरे को लेकर, ये सब चीज़ें के बारे में बात होती है। एंड व्हाट कैरेक्टर्स आर फीलिंग पर्पज, एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इज अवेलेबल फॉर स्कोरिंग टेस्ट, दिस टेस्ट इज मॉडिफाइड फॉर चिल्ड्रन फॉर द एज्ड। उमा चौधरी, इंडियन एडेप्टेशन, हाँ, जो अभी हर टेस्ट में क्या आएगा, एक जो इंडियन नोशंस पे या फिर इंडियन जैसे असेसमेंट किया कराया गया उस पर पूछ लिया कि इसका वाला कौन से में था, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। उमा चौधरीज इंडियन एडेप्टेशन ऑफ टैट इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल। नेक्स्ट आते हैं रोजनवेग, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, नाम में ही छुपा है पिक्चर और फ्रस्ट्रेशन। एक पिक्चर को देख के फ्रस्ट्रेशन और उसमें हो रहा होगा, हमें बताना होगा, और उसका एम बताता हूँ अभी। Test was developed by Rosenweg to assess how people express aggression in the face of frustrating situation. Frustrating situation में कोई people कैसे express कर रहा है उसके बारे में है। The test 2x पे मत देखना, मैं वैसे ही बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ। The test present with the help of cartoon-like picture is a series and situation. Cartoon-like pictures होते हैं in series of situation in which one person frustrate another. एक person दूसरे another person को frustrate कर रहा है, जैसे तुम्हारा friend, तुम ज़्यादा important काम कर रहे हो लेकिन बार बार तुम्हें छेड़ जा रहा है, इधर सुन ले, बातें कर ले, ये कर ले वगैरह वगैरह, क्या पता तुमने एक लगा दिया उसको ज़ोर से, तो वो हम बताएंगे कि आप क्या करोगे। तो पर्सन फ्रस्ट्रेट अनदर पर्सन और कॉल्स अटेंशन टू फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन में उसको लेके आ रहा है, ठीक है। देखा होगा ना, बहुत सारे होते हैं कि
तो क्या है बोलूँ, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर फ्रस्ट्रेटेड। तो सब्जेक्ट अभी बताया था मैंने, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर मतलब फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। जैसे यहाँ पे अगर तुमने नहीं, हम रैंडम पर्सन लेके इसमें ले सकते हैं, कुछ नेगेटिव नहीं, तुमने मेरे पे गुस्सा किया या फिर मुझे इस सिचुएशन में लेके आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन वाले सिचुएशन में, तो जो जिस पे टेस्ट हो रहा है, जो सब्जेक्ट जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जो इस पिक्चर को हमें देख रहा है या फिर वीडियोज़ देख रहा है, तो वो इंडिविजुअल बताएगा, एक जो टेस्ट जिसको जो कराया जा रहा है, वो इंडिविजुअल बताएगा कि तुमने मेरे को गुस्सा किया तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या एक्शन लेने वाला हूँ तुम्हारे अगेंस्ट। उससे कैसे पता चलेगा कि इसका एम कैसे पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा जो सब्जेक्ट है वो मेरे को ऐसे अपनी जगह पे रख कर वो आप सिचुएशन को कैसे ट्रीट कर रहा है, डील कर रहा है, उससे पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है। अगर वो इस सिचुएशन में होगा तो वो कैसे इसको हैंडल करेगा, तो इससे पर्सनैलिटी उसकी पता चलेगी। जैसे कुछ होते हैं ना, तो मैं थोड़ा नॉन वायलेंस टाइम सा, मैं झगड़ा वगड़ा होने नहीं देता, तो मेरे दोस्त मेरे को दूर ही रखते हैं कि कहीं झगड़ा होगा तो तू मत आना बीच में, वरना ये झगड़ा रुकवा देगा, तो अपने लड़ते रहते हैं, ऐसा है। तो मेरा उस टाइप का है। डायरेक्शन एग्रेशन ज़रूरी नहीं है हर टाइम हो, कभी कभी सिचुएशन। एन अटेम्प्ट इज मेड टू एग्जामिन वेदर द फोकस इज ऑन फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन और कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। समझ आए? द डायरेक्शन ऑफ द एग्रेशन मे बी टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, टुवर्ड्स वन सेल्फ, इट मे बी टर्न्ड आफ्टर द ग्लॉस ओवर टू इवेड द सिचुएशन, या फिर सिचुएशन को पूरा एक तरीके से अवॉइड कर देना उसमें है, या फिर उसके अगेंस्ट में होगा ऐसे। पारिक देखो यहाँ पे उमा, यहाँ पे पारिक, पीछे वाले में भी कोई तो आया था। पारिक हैज़ अडेप्टेड दिस टेस्ट इन द इंडियन पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। बस इसके बाद बिहेवियरल है, ज़्यादा कुछ है। सेंटेंस कंप्लीशन ऑफकोर्स समझिएगा, कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसमें कंप्लीट करना। तो इस टेस्ट इज यूज टू नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्टार्टिंग सेंटेंस फर्स्ट प्रेजेंटेड एंड सब्जेक्ट हैज़ टू प्रोवाइड एन एंडिंग। तो स्टार्ट दिया होगा, जैसे यहाँ पे वहाँ पे था ना एक आई एम करके सबसे पहले पेज पे, वैसे माई फादर। अब कुछ की बुक होती है ना, तो यहाँ पे कुछ जो बड़े ख़राब से बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, तो दूसरे की बुक में माई फादर इज़ अपना नाम लिख देते हैं, वैसा है, तो उन्होंने कंप्लीट करना। तो हैज़ टू प्रोवाइड एन एंडिंग sentence held that type of ending used by the subjects reflect their attitudes, motivation and conflicts. Then the test provide the subject with several opportunities to reveal their underlying conscious motiveness and few samples दिया है। my father, my greatest fear क्या है, best thing this I am proud of ये। अब draw a person test, ये थोड़ा अलग सा लगेगा तुम्हें, इसमें भी एक्सपर्ट, इसमें भी एक्सपर्ट सब में लगेगा, ठीक है, इसमें भी एक्सपर्ट। अभी देखना, इट इज सिंपल टेस्ट इन विच सब्जेक्ट आस्क्ड टू ड्रॉ। इसमें क्या होता है बेसिकली बताऊं तो एक सब्जेक्ट जो है उसको बताया जाता है कि आप एक पर्सन को शीट पे ड्रॉ करो, एक पर्सन को शीट पे ड्रॉ करो, उसको अच्छे से ड्रॉ किया, कंप्लीशन ऑफ द ड्राइंग, एंड जनरली आस्क्ड टू ड्रॉ फिगर। तो मान लो तुमने बॉय बनाया है तो गर्ल को बनाओ, गर्ल बनाया तो बॉय को बनाओ, अपोजिट सेक्स के पर्सन को। फाइनली द सब्जेक्ट आस्क्ड टू मेक द स्टोरी। अब उन दोनों के बीच में क्या स्टोरी बनाना है, उन कैरेक्टर को लेकर कोई भी एक प्ले बनाना है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नरेशन आर फॉलो। जैसे क्या होगा, अब कैसे इस पे जज किया जाएगा, अब जैसी तुम ड्राइंग बनाओगे उस पे तुम्हें जज किया जाएगा तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। अब इसमें दिखाया गया है ओमिशंस ऑफ द फेशियल फीचर सच द पर्सन ट्राइज टू इवेड हाईली कन्फ्लिक्ट रिडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो अगर आपने फेशियल फीचर बहुत थोड़ा ऐसा बना दिया तो आप हाईली कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऐसा है। A facial feature suggested omission of facial features such as a person tries to evade highly conflict and interpersonal relationship। फिर क्या है नेक्स्ट, ग्राफिक एम्फेसिस ऑन द नेक सजेस्ट। जैसे अगर आप गर्दन नेक बना रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा बहुत शेड कर दिया, फिर ग्राफिक ज़्यादा कर दिया, तो उससे क्या बताएगा कि आपके अंदर क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस, ठीक। नेक्स्ट में डिसप्रोपोर्शनलिटी लार्ज हेड। अगर आपने बहुत बड़ा सिर बना दिया, ऐसे कि ग्लोब बना दिया नीचे, जैसे ये एग्जाम्पल, ये पेंसिल से बनाता हूँ, ये तुमने सिर बना दिया और ये तुमने उसके पैर हाथ बनाए, इससे क्या पता चलेगा कोई भी, तो इससे क्या पता चलेगा, लार्ज है सच दैट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज है, या फिर प्री ऑक्यूपेशन विथ हेडेक्स है, ब्रेन डिसीज है। एंड दिस एनालिटिकल पर्सन विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर फेयरली इंटरेस्टिंग, हेट इज अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस मोटिव्स, डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल कॉम्प्लेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्या पता चल रहा है इनसे, ये 3 चीज़ें। हाउएवर द इंटरपर्सनल रिलेशंस रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, देखो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, इसको इंटरप्रेट। अब मान लो कुछ भी तुमने बना दिया, मैं कैसे जज कर पाऊंगा जब मुझे कुछ एक्सपर्टीज, आई एम नॉट एक्सपर्ट, हाउ कैन आई जज कि आपने क्या बनाया, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ऐसे कर। दिस आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिलायबिलिटी एंड स्कोरिंग दिस प्रैक्टिशनर्स हैव फाउंड दिस टेक्निक्स क्वाइट यूजफुल। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल एनालिसिस।
दो पढ़ लिया ना हमने, कौन सा था वो, सेल्फ रिपोर्ट मेजर और दूसरा कौन था, प्रोजेक्टाइल टेक्निक्स। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल। अब फिर से बिहेवियर आ गया, इसमें क्या आएगा, ऑफकोर्स ऑब्जर्वेशन आ गया। इंटरव्यू, इंटरव्यू हमने पढ़ा है। ऑब्जर्वेशन हमने बहुत चैप्टर 11 से पढ़ते आ रहे हैं। रेटिंग थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया था। नॉमिनेशन थोड़ा नया होगा। सिचुएशनल टेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है सिचुएशन, कुछ सिचुएशन के हिसाब से आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सिचुएशन प्रोवाइड मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन, ये कुछ है नहीं इसमें, वही सब बता रखा है। सबसे पहले आता है इंटरव्यू। Interview is commonly used for method assessing personality, involve talking to the person being assessed and a specific question. तो इसमें अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर भी आएगा। तो involves talking to the person being assessed or asking specific question. Diagnostic interview generally in-depth interviewing seeks to go beyond the reply of the person, ठीक है, beyond the reply. इंटरव्यू में भी स्ट्रक्चर होता है और अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में क्या है, अनस्ट्रक्चर मतलब इसमें एक तरीके से सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होंगे न, इसमें क्या है, द इंटरव्यू सीक्स टू डेवलप इंप्रेशन अबाउट अ पर्सन बाय आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैंने तुम ऐसे ही किसी अपने आइडल वाइडल से मिल गए या फिर किसी से भी मिल गए जिसे तुम जानते वानते हो, या फिर उनका इंटरव्यू ऐसे ही करके पूछ लिया आपने कुछ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो अनस्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं था आपने, वैसे पूछ लिया जनरली। दिस वे ऑफ पर्सन प्रेजेंट हिमसेल्फ और आंसर द क्वेश्चन कैरीज इनफ पोटेंशियल टू रिवील हिज हर पर्सनैलिटी, उस बेसिस पे। और एक होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, उसमें इंटरव्यू क्या होता है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड फॉलो सेट ऑफ प्रोसीजर, उसमें फॉलो किया जाता है। ऑफन डन टू मेक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ पर्सन बीइंग इंटरव्यूड। रेटिंग स्केल यूज़ किया जाता है इसमें, फर्दर इनहेंस द ऑब्जेक्टिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इज अनदर मेथड विच इज़, क्या है यार ये, विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ऑल्दो ऑल ऑफ अस वॉच people or form impression. तो यहाँ पे watch people form information about the personality, use of their personality assessment is a sophisticated procedure that cannot be carried out by untrained. यहाँ पे भी एक्सपर्ट के बारे में आ गया, कोई untrained people इसको कर सकता। और एक और चीज़ हमने पढ़ा था शायद चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में पढ़ा था कि इसमें बहुत लिमिटेड कंट्रोल होता है ऑब्जर्वर के हाथ में, ठीक है। It requires careful training of the observation and fairly detailed guidelines about the analysis of behavior. Careful training, detailed guidelines, and supposed to access personality. For example, a clinical psychologist may like to observe his or her client interaction with family member or home visitor. Careful designed observation, the clinical psychologist may gain this. ठीक है। In spite of their frequent widespread use of observation, आप यहाँ पे limitations पढ़ेंगे इसका, इंटरव्यू का और इसका, किसका इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन का क्या लिमिटेशंस था, 3 लिमिटेशंस दिया है। Professional training requires for collection of use of data through this method is quite demanding and time consuming. तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड द कलेक्शन, तो इसमें जो जैसे ऑब्जर्व करना, ये इंटरव्यू लेना, इसमें बहुत एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लगती है और इसमें बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग है एक तरीके से। डाटा को यूज़, अरे ब्लर हो गया क्या ये, हाँ ये रहा। मैच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, मैच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, इसमें एक तरीके से वही बताया है, ये एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। एक मैच्योर्ड साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात की है, इज प्री कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड डाटा थ्रू दिस टेक्निक्स, ठीक है। कोई भी ऐसे करके नॉर्मल जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है वो ऐसे नहीं कर सकता, बट रेदर देन एक मैच्योर्ड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। mere presence of observers may contaminate the result. Mere presence as a stranger, the observer may influence the behavior of person being observed and does not obtain good. मान लो कोई ऑब्जर्वर है, अब मान लो तुम मेरे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो और मुझे पता चल गया, मान लो मैं क्लास में बैठा हूँ या फिर मैं खेल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ और मुझे पता चल गया कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं अपने बिहेवियर में ऑफकोर्स चेंज लेके आऊँगा, मैं अलग बिहेव करूँगा ताकि वो रिफ्लेक्ट करे अच्छा सा। तो क्या होगा, उससे पर्सन बीइंग ऑब्जर्व दैट गुड नॉट ऑब्टेन गुड डेटा, देखो कंटेमिनेट द रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड ऑब्जर्वर में इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पर्सन। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल रेटिंग, ठीक। बिहेवियरल रेटिंग आर फ्रेक्वेंटली यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशनल, तो एजुकेशनल में या फिर इंडस्ट्रियल सेटिंग में बिहेवियरल रेटिंग्स आर जनरली टेकन फ्रॉम पीपल हु नो दिस असेसमेंटली एंड हैव इंटरेस्ट। हाँ, तो बिहेवियरल फिर से आ गया, जिनको आप जानते हो, ऑब्जर्व करते हो, आप सोसाइटी के लिए ले लो या ऑब्जर्वेशन ले लो ऐसे करके। तो इसमें क्या है, बिहेवियरल रेटिंग्स आर जनरली टेकन फ्रॉम पीपल हु नो द असेसिस, जिसके ऊपर असेसमेंट हो रहा है उनको वो जानते हैं अच्छे से, जैसे फैमिली मेम्बर।
इंटीमेटली एंड हैव इंटरेक्टेड विथ हर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फैमिली ले लो, आपके पेरेंट्स के बीच का इंटरेक्शन, आप सब एक दूसरे से अवेयर हैं, ठीक है। आप हो गया, आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा का एक रिलेशन हो गया, एक मदर एक गर्ल का हो गया, उनकी मदर और डॉटर का हो गया, मदर एंड सन का हो गया, ऐसे करके जो एक दूसरे से वाकिफ़ हैं। High chance of observation. They attempt to put individuals into certain categories in terms of their behavior. तो behavioral qualities के हिसाब से उनको एक categories में divide किया जाता है. Categories may be involve different number of descriptive items. It has been found that the use of number of general descriptive items in rating scales always creates confusion for the rater. देखो इसमें क्या है? In rating scales, it has found that the use of number of general descriptive adjustment, the rating scale always creates confusion for rater. In order to use rating effectively, the traits should be clearly defined in terms of carefully stated behavior. इसमें एक जो रेटर है उसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है रेटिंग स्केल को जज कर, रेटिंग स्केल को मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलरली उसको जज, जैसे कि रेटिंग है 0 से लेकर 10 तक है, तो इसमें 5 दे दिया है, फिर उसके लिए रेटर के लिए बहुत जो सिचुएशन होगा वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि एग्जैक्टली किस पे एग्जैक्टली क्या रेट करना है उसके पर्टिकुलर बिहेवियर को। अब इसका लिमिटेशन क्या है? अभी हमने देखा ऑब्जर्वेशन का और इंटरव्यू का, उसका लिमिटेशन क्या था, और इसका फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बिहेवियरल एनालिसिस पूछ लिया तो पूरा लिख देना, और इन लिमिटेशन का पूछे तो इसका पर्टिकुलर लिखा। तो रेटर्स ऑफन डिस्प्ले सर्टन बायस दैट कलर देयर जजमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ अस ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिंगल फेवरेबल अनफेवरेबल ट्रेट। हाँ देखो यहाँ पे जो था ना, रेटर का कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, देखो क्या यूज़ किया वर्ड, बाय ए सिंगल फेवरेबल अनफेवरेबल ट्रेट, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसे करके एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं वैसे। तो फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ अस ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, जैसे मान लो कोई एक रैंडम पर्सन है, हम लोग हैं, मैं हो गया, तुम हो गए, हम लोग ऑनेस्ट है, ठीक है। कोई एक जो रेटर है वो हमारे सिर्फ ऑनेस्टी को देख के हमारे अगर पूरे पर्सनालिटी को जज कर लिया, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हम ऑनेस्ट हैं तो क्या पता हम हार्ड वर्किंग ना हो, या फिर हम हार्ड वर्किंग है तो हम ऑनेस्ट ना हो, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ अस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सिंगल फेवरेबल ट्रेट एंड दिस ऑफन बायस्ड रेटर्स ओवरऑल जजमेंट। मान लो कि कोई एक बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन वो झूठ बोलता है, ठीक, ऐसा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, मोस्ट ऑफ अस ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली सिंगल फेवरेबल अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों यूज़ किया। तो मान लो कि वो झूठा हो, ठीक है, सिर्फ अगर मान लो एक रैंडम पर्सन है वो झूठा है, तो सिर्फ उसकी एक क्वालिटीज़ की वजह से मैंने उसकी पर्सनैलिटी जज कर ली कि हर ये, और मान लो क्या पता वो हार्ड वर्किंग निकले या कुछ और उसके अंदर क्वालिटीज़ हो, लेकिन झूठा है, तो झूठे पे देख के मैंने देख लिया कि अरे ये तो झूठा है टाटा। और मान लो एक बहुत ऑनेस्ट है लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है, बहुत लेजी है, तो अरे तो मैं एक जज कर लूँगा पर्सनैलिटी की, हाँ यार ये तो बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन हाँ बैकग्राउंड में क्या है, वो बहुत लेजीनेस है, तो अलग अलग है, ऐसे करके। दिस ऑफन बायस फॉर द रेटर्स ओवरऑल जजमेंट ऑफ पर्सन रिसेंटली नॉलेज, इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट, ठीक है, सर्टेन बायस कलर जजमेंट। नेक्स्ट आता है, रेटर्स हैव अ टेंडेंसी टू प्लेस इंडिविजुअल आइदर इन मिडल ऑफ द स्केल, मिडल कैटेगरी बायस हो जाएगा, बाय अवॉइडिंग एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन जिसमें एक्सट्रीम, बाय अवॉइडिंग मिडल पोजीशन। तो एक तरीके से अगर इसने इसमें क्या कहते हैं, जो रीडर है रेटर है, उसने मिडल कैटेगरी में डाल दिया, फिर एक्सट्रीम, या तो जीरो में पूरा डाल दिया या फिर यहाँ पे पूरा डाल दिया, या फिर मिडल कैटेगरी बायस हो जाएगा, वो बीच में हर किसी को बीच, जैसे ऑनेस्टी है, हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिनेशन है, ये सब ये जो अलग अलग इतनी सारी डायमेंशंस हैं, उन सबको उसने मिडल में डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, सब मिडल कैटेगरी बायस हो जाएगा। और उसने सिर्फ एक्सट्रीम रिस्पॉन्स डाल दिया, तो मान लो पूरा जीरो पे डाल दिया, हार्ड वर्किंग है जीरो, इंटेलिजेंस जीरो, ऐसे ऐसे करके जीरो, या फिर हार्ड वर्किंग 10, इंटेलिजेंस 10, डिटर्मिनेशन 10, पैशनेट 10, ऐसे करके, तो एक तरीके से वो बायस हो जाएगा। This overcome by providing readers to appropriate training and by developing such scales in which the response bias is likely to be small. तो इसमें appropriate training इसमें भी आ गया, समझे, समझा था कि ना आई समझ में आवता कि ना आई आवता, ठीक बा। नॉमिनेशन, दिस मेथड नॉमिनेशन, ठीक है, इसमें नॉमिनेट एक बार वर्ड पर, अरे जल्दी से बंद हो जाए वीडियो, ख़त्म करते हैं। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इन ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट, तो अपने दोस्तों के लिए नॉमिनेट करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स के लिए हो गया।
बाई नॉमिनेटिंग पीयर्स असेसमेंट, फ्रेंड्स का असेसमेंट करना एक तरीके से. इट कैन यूज टू पर्सन हु हैव बीन लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन हु नो ईच अदर वेरी वेल इन यूजिंग नॉमिनेशन. तो हम जिससे को ज़्यादा लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन हो गया, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हम 10th 11th 12th से साथ में पढ़ रहे हैं, तो उनका असेसमेंट कर दिया, ऐसे करके हो गया वेरी वेल. एंड यूज ईच पर्सन इज आस्क्ड टू चूज और वन मोर पर्सन विद ग्रुप वुड लाइक टू सिट टूर. अब देखिए ना, बहुत अगर ऐसा कुछ किया जाए ना, तो जो बहुत दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, और कोई एक अपोजिट सेक्स का हो गया, ठीक है, तो पूरे साल 11th 12th 9th 10th ये इसके साथ ही पढ़े हैं, घूमे खाए पे एंजॉय किया है. लेकिन ऐसा कुछ हो कि डांस वांस में पार्टिसिपेट करना हो या फिर कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो, तो इनमें से कोई एक तो होगा जो अपोजिट सेक्स की तरफ जाएगा, यार वो मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर बन जाए, ऐसा कुछ. तो फिर इसका जो भौकाल मचाएगा इधर. वैसे चूज अनदर पर्सन और ग्रुप और विद स्मॉल वुड लाइक टू डू. स्टडी हो गया, प्ले हो गया, पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज़. द पर्सनस में ऑल्सो आस्क टू स्पेसिफाई द रीज़न. अब यहाँ पे मान लो मैं और आप, मैं कोई दो फ्रेंड ले लो, मैं और आप हो गए, ठीक है, हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं. आप मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके. तो अब मैंने आपके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, वैसा. तो मुझे उसका रीज़न भी देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना रीज़न की. तो उस रीज़न से पता चल जाएगा. इसमें असेसमेंट कैसे होगा, उस रीज़न से पता चल जाएगा कि मेरे जो जैसे मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, किस तरीके के मेरे थॉट्स हैं, क्या रीज़न है, क्यों मैंने आपको चूज़ किया है, चॉइस किया है ऐसे. तो नॉमिनेशन दस रिसीव्ड अ मिनी एनालिसिस टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल क्वालिटीज ऑफ पर्सन. दिस टेक्निक हैज़ बीन फाउंड टू बी हाईली डिपेंडेबल ऑल्दो इट्स मे बी अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायस. तो डिपेंडेबल है, एक तरीके से डिपेंड करता है सिचुएशन में, अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायस. सिचुएशनल टेस्ट, लास्ट टॉपिक खत्म, ठीक है. सिचुएशन, तो a variety of situation tests have been devised for the assessment of personality. The most commonly used test is situational. तो बहुत सारे varieties of situational test है. most commonly क्या है, situational stress test. सिचुएशन पे मान लो कोई भी सिचुएशन, आप कैसे बिहेव कर रहे हो सिचुएशन को लेकर, आप एग्रेसिव बिहेव कर रहे हो या फिर आप उस सिचुएशन में आप खुद को कंट्रोल, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं, आप एग्रेसिव बिहेव कर रहे हो, उससे पर्सनैलिटी को असेसमेंट किया जाएगा. It provides us with the information about how a person behaves in stressful situation, and the test requires a person to perform to perform a given task with another person who are instructed to be non-cooperative. तो यहाँ पे मान लो कि एक टेस्ट रिक्वायर्स अ पर्सन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क. एक टास्क दिया गया है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, पर्सन हु आर इंस्ट्रक्टेड टू बी, और दूसरे पर्सन के साथ जो नॉन कोऑपरेटिव है, इंटरफेयरिंग है. मान लो कि आपको बोला गया कि ऐसे कोई फ्रेंड के साथ आप काम कर रहे हो जो आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है आपके काम में, एंड उसको आप कैसे ट्रीट कर रहे हो. मान लो मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, उसमें पढ़ाई में साथ में नहीं दे रहा और ऊपर से इंटरफेयर कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है, ऐसे करके क्या पता मैंने उसको एक रैप्टा लगा दिया जोर से, तो उससे उस सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, ऐसा. This test involves a kind of role playing and the person instructed to play a role for which she is observed. A verbal report is also obtained what she asked to do. तो एक वर्बल रिपोर्ट भी मेंटेन किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है. asked to do, and situation may be realistic one or it may be created through a video play. खत्म. ये सारे की टर्म्स हैं. उसके बाद ये समरी एक बार पढ़ लेना, ठीक है. पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है. Thank you. Wish you good health. Take care.